बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नावल्स कॉटेज में खुशामदीद। हमारे आज के नावल का नाम है जाने जाना और इसकी राइटर हैं इकरा सगीर अहमद। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलें शुरू करते हैं आज का नावल। ईद का दिन है, हर एक सिमत है गहमा गहमी, आना चाहूँ मैं तेरे पास तो आऊँ कैसे। मेरी हर सांस अमानत है तेरी यादों की, टूट कर इससे ज़्यादा तुझे चाहूँ कैसे। पिंकी, बबलू, गुड्डू कहाँ हो। महकार आंखों पर रुमाल बांधे उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रही थी। वो तीनों आवाज़ लगाते हम यहाँ हैं और वो आवाज़ का तयन करके दोनों हाथों को फैलाए टटोलती संभलती हुई वहाँ तक पहुँचती तो वहाँ से हंसते हुए भाग जाती। भाई यही रहो, अगर अब कहीं दूर गए तो मैं आंखों से रुमाल हटा लूँगी और फिर खेलूँगी भी नहीं। बहुत देर तक जब वो उसके हाथ ना आए तो वो झुंझलाकर बोली। उनकी धमकी ने फौरी असर किया। वो तीनों उसके इर्द गिर्द भागने लगे। वो हाथ लहरा लहरा कर उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रही थी। लॉन में लगे फूलों की महक से फजा महकी हुई थी। वो तीनों उसके हाथ नहीं आ रहे थे। वो उकता कर रुमाल खोलना ही चाहती थी कि बबलू की जैकेट उसके हाथ में आ गई। आहा, पकड़ लिया, मैंने पकड़ लिया। वो एक हाथ से जैकेट पकड़े, दूसरे हाथ से रुमाल खोलते हुए खुशी से चीखती हुई बोली। रुमाल आंखों से हटाकर वो झटके से दूर हटी थी। वो जिसे बबलू की जैकेट समझ रही थी वो इस अजनबी शख्स के कोट का हिस्सा था जो अपनी बदामी आंखों में शोखी और शरारत लिए उसे तक रहा था। घनी स्याह मूंछों तले उसके सुर्खी माइल लबों पर मुस्कुराहट थी। बच्चों को शायद उसने खामोश रहने का इशारा कर दिया था। अब उसे मुस्कुराता हुआ देखकर वो भी हंसते हुए तालियां बजा बजा कर शोर करने लगे। आंटी ने अंकल को पकड़ लिया, आंटी ने अंकल को पकड़ लिया। खामोश, क्या बदतमीजी है। एकदम ही उसका पारा हाई डिग्री से तजावज़ कर गया। आंटी, हमने कुछ नहीं किया, अंकल खुद आपके सामने आए थे। बबलू मुंह बसूर कर बोला। मिस्टर, ये क्या बेहूदगी है, शर्म नहीं आती आपको मेरे साथ ऐसी हरकत करते हुए। वो जारहाना तेवर लिए उससे मुखातिब हुई। मोहतरमा, आपको तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए। मैंने आपकी प्रॉब्लम ख़त्म की है। मुझे मालूम था ये बच्चे आपके हाथ कभी नहीं आएंगे, इसलिए मैं खुद। शट अप। मैं आप जैसे इंसान के मुंह लगना पसंद नहीं करती। वे इतनी ज़ोर से चीख के अंदर लिविंग रूम में बैठी मम्मी और आंटी घबरा कर बाहर निकले। क्या हुआ, मम्मी उसकी तरफ भरती हुई बोली। आंटी, आपका घर क्या होटल है जिसका दिल चाहता है मुंह उठाए चला आता है। वो उस पर तेज निगाह डालकर कड़वे लहजे में बोली। अस्सलामुअलैकुम आंटी। वो उसे नज़रअंदाज करके उन दोनों से मुखातिब हुआ। वालेकुम अस्सलाम, अंदर चलो ना शमूल बेटा। रिफत आंटी रिफत आंटी कंफ्यूज सी उससे मुखातिब हुई। तीनों बच्चे जो महकार को गुस्से से चीखते हुए देखकर सहम गए थे। पिंकी ने रिफत बेगम का आंचल पकड़कर सारी बात बता दी। महकार तो मुंह फैलाए खड़ी थी। अलबत्ता शमोइल, मेरा ख्याल है ये सही प्रोनाउंसिएशन है, शमोइल मुस्कुरा रहा था। अरे बेटा, ये कोई गैर थोड़ी है, तुम्हारी आंसा फूफो का बेटा है शमोइल खान। सारी बात सुनकर रहीला बेगम मुस्कुराकर महकार से मुखातिब हुई। हो। वो पल भर को उसके करीब आकर जहरीले लहजे में हो कहती हुई बाहर भागती अंदर की तरफ चली गई। बेटा माइंड मत करना, दरअसल इशफाक ने महर को बहुत प्यार देकर बिगाड़ दिया है, बहुत ज़िद्दी हो गई है ये। रहीला बेगम बड़े शीरी लहजे में उससे मुखातिब हुई। उनके लहजे पर रिफत बेगम के चेहरे पर मानी खेज मुस्कुराहट तैर गई। कोई बात नहीं आंटी, वो मुस्कुराता हुआ बोला, वरना जिस नखवत भरे अंदाज में वो उसे हो कहकर गई थी इस जहरीले अंदाज ने उसका पोर पोर सुलखा दिया था। बुरी बात है बेटा, भाभी कितनी मरतबा आपको खाने के लिए बुलाने के लिए आ चुकी हैं और आप मुसलसल इनकार कर रही हैं। इस तरह से लोग तो नहीं करते ना जानू। राहिला ग्रीन जॉर्जेट की साड़ी की फॉल दुरुस्त करती हुई कमरे में आकर उससे मुखातिब हुई। इस बेवकूफ़ ने मेरी इतनी तौहीन की और आपने उसे कुछ नहीं कहा। उसने पाँव पटकते हुए कहा। इसमें तौहीन की क्या बात है, कज़न्स में तो मजाक चलते ही रहते हैं। कज़न्स? ओ नहीं, न जान न पहचान और कज़न बन के। मैं किसी से फ्री होना पसंद नहीं करती। अच्छा चलो, उसकी गलती थी, उसे बगैर तारुफ के मजाक नहीं करना चाहिए था। चलो अब तो खाना खा लो, सब डाइनिंग टेबल पर आपका इंतज़ार कर रहे हैं। वो लजाजत से बोली। मम्मा, आपको मालूम है जब मेरा मूड ऑफ हो जाए तो मुझे भूख नहीं लगती। प्लीज़ आप जाएं और अब मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। वह बेड पर बैठती हुई बोली और लाइटें ऑफ करके लेट गई। रहीला बेगम खामोशी से बाहर निकल गई। क्या हुआ दुल्हन, महकार खाना नहीं खाएगी? दादी जान रहीला बेगम को अकेले आता देखकर बोली। इस वक्त डाइनिंग टेबल पर घर के तमाम अफराद मौजूद थे। दादी जान, उनके बेटे एहसान साहब, उनकी बीवी रिफत बेगम, उनका बड़ा बेटा शहजाद, उसकी बीवी समीना, शहजाद से छोटा फरहाद और फरहाद से छोटी जरीन और फरहीन,
सब की निगाहें राहिला बेगम के चेहरे पर थी। अम्मी हजूर, उसे भूख नहीं है। दरअसल वो रात का खाना बहुत कम खाती है। वो शर्मिंदगी मिटाने को बात बनाती हुई मुस्कुराकर बोली। ऐसा भी क्या अंधेर है? छोटी बहू ने कई चक्कर लगाए, अब माँ के साथ भी नहीं आई। लो भला, ऐसी भी कोई बेटियां होती हैं, न चची का अदब न माँ का लिहाज। दादी हजूर अपनी ऐनक दुरुस्त करती हुई गुस्से से बोली। महकार का भी कसूर नहीं है अम्मी हजूर, बच्चियों को तहजीब और अदाब बचपन से ही सिखाए जाते हैं। अब जरीन फरहीन भी तो हैं घर में, मजाल है जो कभी अपनी मनमानी की हो या कभी तेज़ आवाज़ में बोली हो। छोड़ें, बच्ची है, अपनों में रहेगी तो सब तमीज़ तरीके आ जाएंगे। रिफत बेगम बहुत खूबसूरती से जिठानी पर बेटी को गलत तरबियत पर तंज करके आखिरी जुमले में बहुत लगावट से बोली। सब ने खाना शुरू कर दिया, मगर अम्मी हजूर की सुई महकार पर ही अटकी हुई थी। लड़की ज़ात को ऐसा मुँह फट और खुद सर्ज नहीं होना चाहिए। कल कलां को पराए घर जाएगी तो हम पर थू थू करवाएगी। दुल्हन, ये सब तुम्हारी बेपरवाही का नतीजा है। उम्र भर में एक लड़की पैदा की, वो भी ना संभाली गई तुमसे। अम्मी, भाभी का कोई कसूर नहीं। भाईजान कितना चाहते हैं महक को, इसका अंदाज़ा आपका महकार बहुत अच्छी सुलझी हुई बच्ची है। इस उम्र में बच्चे होते ही ज़िद्दी हैं, और महकार इकलौती होने और भाईजान की बहुत ज़्यादा लाडली होने के बायस कुछ ज़्यादा ज़िद्दी हो गई है। तो इतनी परेशानी की बात नहीं, शोर आने के बाद ठीक हो जाएगी। एहसान साहब अम्मी को समझाते हुए बोले। उनके लहजे में भतीजी के लिए प्यार ही प्यार था। फरहाद के बराबर बैठे खाना खाते हुए शमोइल के लबों पर मुस्कुराहट थी। खाना बहुत अच्छे माहौल में खाया गया। खाने के बाद वो फरहाद के साथ कमरे में आ गया। तेरा बेडरूम तो नहीं है यार ये? फरहाद के साथ बेड पर लेटा हुआ शमोइल कमरे का जायजा लेते हुए बोला। जी हाँ, मेरा बेडरूम आजकल बहरीन पलट कज़न के कब्जे में है। वो मुंह बनाकर बोला। क्यों? तुम्हें तो अपने बेडरूम के अलावा कहीं नींद नहीं आती? वो हैरानी से बोला। मजबूरी तो गधे को बाप बना देती है। ये तो फिर कमरा है। इन मोहतरमा को ब्लू कलर बेडरूम पसंद है, और वो भी बेडरूम में तन्हा सोने की आदी हैं। किसी दूसरे की मौजूदगी में नींद नहीं आती। उसके बराबर वाले रूम में आंटी विराजमान है। अगर वह एक कमरे में ही सो जाती तो मैं दूसरा कमरा ले लेता। फरहाद मुंह बनाकर बोला। क्या शय है वो लड़की? शमोइल दिलचस्पी से बोला। लाल मिर्च, हरी मिर्च और काली मिर्च मिलाकर जो सफूफ बनता है, वो मिर्च पाउडर है वो। फरहाद दांत पीस कर बोला, और इसके अंदाज पर शमोइल बेख्तियार हंसने लगा। हंस लो, अभी तुम्हारी उससे मुलाकात नहीं हुई है, इसलिए कल मैं बेख्याली में कमरे में चला गया। मैं एक अरसे से इस कमरे को इस्तेमाल कर रहा हूँ। मुझे तो आदत है अपने कमरे में बगैर नॉक के जाने की। मुझे याद ही नहीं रहा वो मोहतरमा अंदर है। मैं दरवाज़ा खोलकर अंदर चला गया। वो सामने बेड पर नीम दराज रिसाला पढ़ रही थी। मुझे देखते ही बोली। आप इतने बड़े हो गए हैं, आपको किसी ने ये तमीज़ नहीं सिखाई कि किसी के कमरे में आने से पहले इजाज़त ली जाती है? मैंने माजरत की कि मैं भूल गया था। अभी आपका कमरा है, मैं अपने कपड़े लेने आया हूँ। मगर वो नहीं मानी। उसके कहने के मुताबिक मैं कमरे से बाहर आया, फिर दरवाज़ा नॉक करके बाकायदा इजाज़त ली, फिर कपड़े लेने दिए। मैंने उसी वक्त तौबा कर ली। फिर कभी इस कमरे में जाने से, उसको कहते हैं सर भी मेरा और जूते भी। लड़की नहीं है, सुर्ख मिर्च है। गर्दिश में तो तू भी आ चुका है। गर्दिश में तो मैं भी आ चुका हूँ। शमोइल चाय का कप ट्रे से उठाता हुआ बोला, जो मुलाजिम अभी रख कर गया था। क्या महकार से तुम्हारी मुलाकात हो गई? हूँ, सुबह अम्मी ने हस्पताल जाते वक्त ताकीद की। बड़े मामू की फैमिली बहरीन से परसों आई है, उनसे मुलाकात कर लूँ, क्योंकि मामू कुछ अरसे बाद आएंगे। उनकी बेटी और बीवी आई हैं। अम्मी 3 दिन से कह रही थी। आज उनके गुस्से की वजह से मुझे क्लिनिक से जल्दी उठना पड़ा। मैं पोर्च में कार खड़ी करके लॉन में आया तो लेमन कलर के सूट में मलबूस एक नाजुक सांवली सी लड़की आंखों पर रुमाल बांधे बबलू, पिंकी, गुड्डू वगैरह को पकड़ने की कोशिश कर रही थी, मगर वो तीनों एकदम शरीर हैं, कहाँ उसके हाथ आते। मैं काफ़ी देर से खड़ा उनकी आंख मचोली देख रहा था। बहुत देर के बावजूद वो तीनों इस लड़की के हाथ नहीं आए तो लड़की झुलाने लगी। मैं समझ गया ये ज़रीन फरहीन तो नहीं है, यकीनन इशफाक मामू की बेटी है। मैं शरारत से उसके सामने जाकर दबे कदमों चलता हुआ खड़ा हो गया और बच्चों को खामोश रहने का इशारा भी कर दिया। उसके हाथ में मेरा कोट आ गया और उसने खुशी से चीखते हुए आंखों से रुमाल हटा लिया। फिर वो खुशी की चहकारें बदरूह की चीखों में बदल गई होंगी। फरहाद ने मुंह बनाकर बेसाख्ता कहा, और शमाइल अपने कहकों पर काबू न पा सका। फरहाद और वो बचपन के बहुत गहरे दोस्त रहे थे, इसलिए उनकी कोई बात एक दूसरे से खुफिया नहीं थी। अब ये बला ज़रीन की शादी से पहले जाने वाली नहीं। इतने अरसे में नामालूम हमारा क्या हशर करेगी। नहीं यार फरहाद, एंजॉयमेंट रहेगी, ऐसे लोग कम ही होते हैं। शमोइल हंसते हुए खड़ा हो गया। जा कहाँ रहे हो? फरहाद उसे उठते देख कर बोला। नानी जान और मामू से इजाज़त लेकर घर जाऊंगा, बहुत टाइम हो रहा है। उन्हें बहरीन से पाकिस्तान आए हुए 1 हफ्ता हो चुका था। इस अरसे में महकार की बदमिजाज और मगरूर तबीयत की गुस्ताखियों के चर्चे आम हो चुके थे।
रहीला बेगम की शामत हरदम रहती थी। उन्होंने बहुत चाहा वो इन सब से घुल मिल जाए, मगर वो अपने कमरे में रिसालों में मगन रहती या टेलीविज़न खोले मुख्तलिफ चैनल्स घुमाती रहती। ज़रीन फ़रहीन ने बहुत कोशिश की उससे फ्री होने की, फिर उसका सर्द और खुश्क रवैया देखकर पीछे हट गई। उनसे मिलने के लिए रिश्तेदार आते, रहीला बेगम ही उनसे मिलती। सब उसका पूछते, उन्हें बहाने करने पड़ते, उसके सर में दर्द है या वो सो रही है वगैरह वगैरह। अम्मी हजूर को सवाई महकार पर लेक्चर देने के कोई और मौजू नहीं था। रिफत बेगम की हमदर्दी के पराये में तंज पर तंज किए जाती और उनकी नंदे आती वो अलग बातें सुनाकर जाती। रहीला बेगम सही मायनों में आजिज़ और परेशान हो गई थी। इशफाक साहब मुतवसत घराने से ताल्लुक़ रखते थे। उनके वालिद की मोहल्ले में ही छोटी सी परचून की दुकान थी, जिसकी आमदनी से घर का गुजारा मुश्किल होता। वो 3 भाई और 2 बहनें थीं और सभी ज़ेर तालीम की थे। उनकी वालदा गो के दीनी और दुनियावी तालीम से मुकम्मल नाबलद थी, मगर बहुत सलीकामंद और बेहतरीन खातून थी। अनपढ़ होते हुए भी उन्होंने घर में सिलाइयाँ करके शोहर का माश में हाथ बिठाया। बच्चों को आला तालीम दिलवाई। कफ़ायशारी के बायस कुछ बड़ी बेटी का जहेज़ भी तैयार करती गई। इशफाक साहब, जिनका नंबर बड़े भाई और बहन के बाद तीसरा था, वो बहुत मेहनती और दौलत कमाने की जस्तजू करने वाले थे। उनकी जस्तजू रंग लाई। वो जिस शोरूम में नौकरी कर रहे थे, वहाँ उनकी सऊदीया से आए एक शेख से मुलाकात हुई। इन शेख को उनके अंदर मौजूद बेहतरीन सलाहियतें मुतासिर कर गईं। इस तरह वो माँ बाप और बहन भाइयों की दुआएं लेकर सऊदीया रवाना हो गए। वहाँ जाकर उन्होंने अपनी बेपनाह मेहनत, खुश इखलाकी से उस शेख के दिल में जगह बना ली। फिर वो कामयाबी की मंजिलें तय करते चले गए। घर में भी उनके खुशहाली आ गई। दोनों भाइयों और बहनों की अच्छे घराने में शादियाँ हो गई। भाइयों ने अपने अपने बिजनेस कर लिए। अब वो उस पुराने घर को छोड़कर डिफेंस में महल नुमा कोठी में रह रहे थे। अब्बा का इंतकाल हो गया था। बड़े भाई इखलाक अपनी फैमिली के साथ अलग रहते थे। एहसान साहब की फैमिली के साथ अम्मी हुजूर रह रही थी। इशफाक साहब ने 10 साल के अरसे में दुनिया देख डाली थी। वो एक मामूली से हेल्पर की जॉब पर सऊदी आए थे। उनकी ईमानदारी और मेहनत ने 10 साल बाद उन्हें खुद बड़े बिजनेस का मालिक बना दिया था और बिजनेस के सिलसिले में वो दुनिया के मशहूर ममालिक देख चुके थे। इस दौरान वो 3 मरतबा पाकिस्तान आए, वो भी बहुत कम अरसे के लिए। तीसरी मरतबा जब वो आए तो मैंने ज़बरदस्ती उनकी शादी करने की ठान ली, क्योंकि वो अभी तक कंवारे थे। उनकी शुरू से यही रट थी, जब तक उनका बिजनेस अपना नहीं हो जाता वो शादी नहीं करेंगे। वो ईद मनाने पाकिस्तान आए तो अम्मी हुजूर ने अपना फ़ैसला उन्हें सुना दिया। उन्होंने खामोशी से हामी भर ली। यूँ रहीला, जो दौलतमंद फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी, और अम्मी हुजूर की मिलाद की महफिल में उनकी वालदा से उनकी मुलाकात हुई थी। उनकी निगाहें इंतखाब उन पर ठहरी और इस तरह रहीला बेगम शादी के कुछ अरसे बाद उनके साथ सऊदीया रवाना हो गई और इशफाक साहब के साथ वो भी मुल्कों घूमने लगी। इशफाक साहब का बिजनेस रेडीमेड मलबूसात का था, जिसके ऑर्डर्स और न्यू वैरायटी के लिए वो घूमते रहते थे। शादी के 7 साल बाद महकार पैदा हुई। इशफाक साहब घर से दूर रहते हुए बहन भाइयों के बच्चों से दूर रहे थे। शादी के इतने अरसे बाद अपनी बेटी को देखकर उनकी पिदराना शफकत ने जोश मारा और महकार उनकी सांसों में महक बनकर दौड़ने लगी। वो बीवी से ज़्यादा उसका ध्यान रखते थे। बिजनेस के बायस उन्हें फुर्सत कम ही मिलती, मगर महकार के लिए उन्हें अपने बिजनेस के नुकसान की भी परवाह नहीं थी। उसके बचपन से ही हर जायज़ और नाजायज़ जिद वो पूरी फ़ौरन कर दिया करते थे। रहीला बेगम उन्हें मना करती, समझाती, मगर वो बेटी के मामले में कुछ भी सुनने के रवादार नहीं थे। उसकी पैदाइश अमेरिका में ही हुई थी और इसकी आला तालीम के लिए वो कुछ अरसे के लिए वहीं बिजनेस सेट कर चुके थे। महकार 5 साल की हुई थी। स्कूल की छुट्टियों में वो पाकिस्तान आए। वहाँ सब लोगों ने उन्हें हाथों हाथ लिया। महकार, जो शुरू से ही मामा पापा के अलावा अपने टीचर्स को देखती आई थी, पाकिस्तान में ढेरों अजनबी चेहरे देखकर घबरा जाती। सब उसे लेते, प्यार करते, मगर वह इशफाक साहब के सीने से लिपटी रहती। दूसरा चक्कर उन्होंने लगाया तो महकार 10 साल की हो चुकी थी। अब वो एक समझदार बच्ची थी, मगर उसके मिजाज आम बच्चों से मुख्तलिफ थे। उसने किसी कज़न को निगाह भर कर नहीं देखा था। अपने खिलौने लिए इशफाक साहब के साथ साथ रहती। रहीला बेगम के पास तो वो बहुत कम रहती थी। इस बार भी उसकी तबीयत को सबने बच्चा समझ कर नज़रअंदाज कर दिया। इस दफ़ा जाने के बाद इशफाक साहब ने 9 साल तक पाकिस्तान का चक्कर नहीं लगाया। उन्होंने अपना बिजनेस बहरीन में सेट कर लिया था। शहजाद की शादी के लिए उन्हें बुलाया गया। उन दिनों महकार के बीए के फाइनल एग्ज़ाम्स हो रहे थे। उन्होंने माज़रत कर ली। अब ज़रीन की शादी में शिरकत के लिए एहसान साहब भी आने के लिए शदीद इसरार किया था। अम्मी हजूर भी बहुत नाराज़ हुई थी और इखलाक साहब ने बड़े भाई होने के नाते डांट पिलाई, तो उन्होंने रहीला बेगम और महकार को फौरी भेजने का वादा कर लिया। खुद बिजनेस की वजह से शादी से 1 हफ्ता कबल आने की हामी भर ली। एक सलोनी शाम वो दोनों माँ बेटी कराची एयरपोर्ट पर मौजूद थी, जिन्हें रिसीव करने के लिए तकरीबन आधा ख़ानदान एयरपोर्ट पर मौजूद था और बाकी घर में उनका इस्तकबाल बहुत गर्मजोशी और मोहब्बत से किया गया। अरे ये महकार है, ये कितनी काली होगी, बचपन में तो बड़ी सुर्ख सफ़ेद थी। अम्मी जान से गले मिलती, लाइट ग्रीन प्लेन सूट पर ब्लैक वास्केट पहने महकार, जिसका सुनहरी चेहरा बहुत फ्रेश और जाज़बे नज़र लग रहा था, एकदम से बुझ गया। हाँ, मुझे भी यकीन नहीं आ रहा, ये महकार है।
रिफत हस्ब आदत मुस्कुराती हुई तंजिया लहजे में बोली। अम्मी हुजूर से अलहदा होती हुई महकार के लब भींच के, हमारी भतीजी लाखों में एक है। बड़ी पुप्पो अतीका उसे लिपटाते हुए बोली। इनके बाद भी रिश्तेदार मिलने के लिए आते रहे, मगर वो जो कमरे में कैद हुई तो फिर बाहर नहीं निकली। रहीला बेगम परेशान उसको समझाने की कोशिश करती, मगर वो चट्टान बनी हुई थी। आज भी जरीन के ससुराल वाले शादी की डेट लेने आए हुए थे। घर में हंगामा मचा हुआ था। दोनों पुप्पो और ताया अपनी फैमिलीज के साथ आए हुए थे। ख़ानदान के खास रिश्तेदार भी जमा थे। ज़बरदस्त शोर और गुल की आवाज़ बंद कमरे में भी गूंज रही थी। चलो बेटा तैयार हो जाओ, सब मेहमान आ चुके हैं। आपकी दादी और आंसा पुप्पो बार बार आपका पूछ रही हैं। आंसा पहले भी 4 मरतबा आ चुकी हैं, आपकी एक दफ़ा भी उनसे मुलाकात नहीं हुई। वो बहुत बेकरार हैं आपसे मिलने के लिए। वो उसके ब्राउन सुर्खी माइल बाल संवारती हुई बोली। क्यों, मुझ में ऐसी क्या बात है? वो अपने मखसूस चिचरे लहजे में बोली। वो सगी फुफ्फो हैं आपकी, आपसे मोहब्बत उनकी फितरी बात है। यहाँ कोई किसी से मोहब्बत नहीं करता। यहाँ के लोगों की दूसरों में खामियां ढूंढने की आदत है। हम गैरों में ठीक थे मम्मा। वहाँ मुझे किसी ने भी कभी ये एहसास नहीं होने दिया कि मैं बदमिजाज और चिचड़ी हूँ, बदसूरत और काली हूँ। वो दोनों हाथों में चेहरा छुपा कर रोने लगी। रहीला बेगम का तो गोया किसी ने दिल नोच लिया। किसने कहा है मेरी बेटी को काली और बदसूरत? वो उसे सीने से लगाती हुई शदीद गुस्से से बोली। उनकी ज़बान नहीं आंखें कहती हैं। वो आंसू साफ करते हुए बोली। मुझे नाम तो बताओ, फिर देखो मैं कैसे कहने वालों के दिमाग दुरुस्त करती हूँ। तमाशा बना कर रख दिया है मेरी जान को। मुझे नाम बताओ उनके। मेरी बेटी जैसी हसीन और एजुकेटेड लड़की पूरे ख़ानदान में ना होगी। रहीला बेगम के जिस्म में पतंगे लग गए। लाडली बेटी की आंखों में आंसू देखकर वो जल के रह गई। छोड़े ममा, हमें कौन सा यहाँ मुस्तकिल रहना है। चले जाएंगे कुछ अरसे बाद वापस बहरीन। अब आप जल्दी से तैयार हो जाएं, मैं आपके कपड़े निकालती हूँ। वो बैग की तरफ बढ़ती हुई बोली। उसे भी शायद उन पर तरस आ गया था, जो खामोशी से तैयारी में लग गई। माशाल्लाह, कितनी प्यारी लग रही है मेरी बेटी। कौन लड़की कर सकती है मेरी बेटी का मुकाबला? रहीला बेगम उसका माथा चूम कर बोली। गोल्डन शलवार, दुपट्टे, ब्लैक कलर की झिलमिलाती कमीज, जेब तन किए वो कोई परी लग रही थी। मुस्तजार लाइट मेकअप ने उसके सुनहरे रंग को चमका दिया था। आरिस धमक उठे थे। काली बड़ी बड़ी आंखों में मगरूराना चमक तो हर वक्त रहती थी। सतवा नाक के नीचे नाजुक लब लिपस्टिक लगा से गुलाब की मानद लग रहे थे। कानों में पर्ल के ब्लैक गोल्डन आवेजे थे। बालों को उसने गोल्डन स्कार्फ में बांध रखा था। उसने दुपट्टा दुरुस्त किया, सूट के मैचिंग के खुसे पहने और पर्स लेकर रहीला बेगम के साथ बाहर निकल आई। मौसम सर्द था, इस वजह से दूसरे फ्लोर पर बने हॉल को मेहमानों के लिए खोल दिया गया। नीचे सिर्फ मुलाजिम नजर आ रहे थे, जो खाने का इंतजाम करते फिर रहे थे। महकार रहीला बेगम के साथ दूसरे फ्लोर पर आ गई। हॉल बहुत बड़ा था और बहुत जदीद तरीके से डेकोरेट किया गया था। हॉल में कदम रखते ही उसे अपने कानों के फटते महसूस हुए। अंदर नीचे कालीन पर तमाम नौजवान पार्टी मौजूद थी। हॉल के दूसरे पोर्शन में तमाम घर के बड़े बैठे थे। तेज़ आवाज़ में इंग्लिश म्यूज़िक बज रहा था। लड़कियों के कहके और भागते दौड़ते बच्चों की बेपनाह शोर ने हंगामा मचा रहा था। ममा, ये हम कहाँ आगे हैं? वो इर्द गिर्द देखते हुए मुंह बनाकर बोली। ममा कुछ नहीं बोली, क्योंकि उन्हें अंदर आता देखकर आंसा बेताबी से महकार की तरफ बढ़ी थी। माशाल्लाह, महकार ने क्या रंग रूप निकाला है। वो हैरान सी महकार को सीने से लगाकर भेजती हुई बोली। बिल्कुल भाईजान की कॉपी है। वो उसकी पेशानी चूमती हुई बोली। रहीला बेगम मुस्कुराती हुई अपनी सास की तरफ आगे बढ़ गई। बिल्कुल गलत कह रही हैं अम्मी आप। मामू जान तो माशाल्लाह बहुत हसीन सुर्ख सफ़ेद रंगत के मालिक है। उनके पीछे आता हुआ शमोइल उसके चेहरे की तरफ देखता हुआ जलाने वाले अंदाज में बोला। मेरी बेटी किसी से कम है? देख लो, पूरी महफिल में अलग लग रही है मेरी बेटी। वो महकार के चेहरे के रंग को तेज़ी से तब्दील होते देखकर शमोइल को घूरती हुई प्यार से बोली। ज़ाहिरी बात है, ढेरों गुलाबों में ब्लैक रोज़ तो अलग नुमाया होता है। वो उसकी आंखों में देखता हुआ मुस्कुराया। आंटी, इन्हें पट्टा डाल कर रखें, वो जहर खन से कहती हुई एक अदाज से आगे बढ़ गई। देख ली आपने अम्मी अपनी भतीजी साहबा की तमीज़। शमोल ब्रायन वास्कॉट की जेबों में हाथ डालकर बोला। आंसा बेगम हक्का बक्का खड़ी थी। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था उनके खुश मिजाज मिलनसार भाई की बेटी इस कदर बदतमीज़ मुँह फट होगी। गलती उसकी नहीं तुम्हारी है। ना सोचते हो ना समझते हो, हर किसी से मजाक शुरू कर देते हो। वो अपनी जीप पटाने के लिए उसे ही इल्ज़ाम देती हुई बोली। तुम क्या बुजुर्गों में घुसी बैठी हो? आओ ना, वहाँ सब जमा है, बड़ा मज़ा आ रहा है। फरहीन रहीला बेगम के करीब सोफे पर बैठी मुंह भुलाए महकार से बोली। जाओ बेटा। रहीला बेगम उसके इनकार करने से कबल ही बोल उठी। वहाँ घर के सब बड़े बैठे हुए थे। वो उनकी तरफ देखती हुई ज़बरदस्ती फरहीन के साथ उसी पोर्शन में आ गई जहाँ सब कज़न्स जमा हंगामा मचाए हुए थे। ये छोटी बिप्पो की बेटी अरबा है। फरहीन ने गुलाबी चेहरे वाली लड़की की तरफ इशारा करते हुए कहा, जो ब्लू कढ़े हुए सूट में फूल की तरह खिल रही थी। महकार ने उसके चेहरे पर रश्क भरी निगाह डालते हुए उससे हाथ मिलाया। ये छोटी बुप्पो की बहू है महविश भाभी। पिछले साल ही ये हमारी भाभी बनी है। महविश भी सुर्ख और सफ़ेद चेहरे वाली पुरखुलूस लड़की थी। बहुत गर्मजोशी से उससे मिली।
फरहीन ने वहाँ मौजूद तमाम लड़कियों से उसका तारुफ करवाया। सब लड़कियाँ सुर्ख सफ़ेद लंगत की मालिक थीं। महकार उन्हें देखकर बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स का शिकार हो गई। कितने बदतमीज़ बच्चे हैं, किस कदर शरारतें कर रहे हैं। वो शोर मचाते बच्चों को देखकर बिगड़ते लहजे में बोली, प्लीज़ आहिस्ता बोलो ना, सबकी वालदाएँ बैठी हैं, बुरा मान जाएंगी। फरहीन ने उसका हाथ दबाती हुई घबरा कर आहिस्तगी से बोली, बुरा मानने की बात है, क्या बात है? बच्चे उनकी बेपरवाही की वजह से तो बदतमीज़ हुए हैं। वो कंधे उचकाती हुई बोली, आओ चलो ज़रीन आपी के पास चलते हैं। फरहीन घबरा कर उसको दूसरे कमरे में ले आई, जहाँ ज़रीन के पास सब कज़न्स बैठी थी। वहीं सोफ़ों पर तमाम लड़के बैठे हुए थे। आह, ये अंधेरा कैसा छा गया, मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा। आह, ये कैसा अंधेरा है, मेरी आंखों में छा गया। फरहीन के साथ महकार दरवाज़ा खोलकर जैसे ही अंदर दाखिल हुई, शमोइल उसको देखते हुए चीखने लगा था। उसकी आंखों में ऐसे तासुरात थे जैसे उसे कुछ नज़र न आ रहा हो। वो अंधों की तरह इधर उधर हाथ लहराता हुआ चीख रहा था। सब बुखलाकर उसके गिरद जमा हो गए। अभी तो कितना हंसा रहे थे, लतीफ़े सुना सुना कर ये अचानक क्या हो गया? ताया की बेटी फरीहा परेशानी से बोली। कमरे की तमाम लाइटें ऑन कर दी गईं। उसे सोफे पर बिठाकर कोई सर दबा रहा था, कोई पाँव। ज़रीन खौफजदा सी अपने आंचल से उसके चेहरे पर हवा कर रही थी। महकार भी हैरानगी से ये तमाशा देख रही थी। इस वक्त उसे सब फरामोश कर चुके थे। अरबा, आंटी को बुलाकर लाओ ना, महविश घबरा कर बोली। भाभी, उन्हें मत परेशान करें, इनके आने से मेरी आंखें नहीं आ जाएंगी। वो संजीदा लहजे में बोला, मेरी आंखें तो ब्लैक ब्यूटी की नज़र हो गई हैं। महकार ने चौंक कर उसके चेहरे की तरफ देखा। उसकी शरारत भरी आंखों की चमक उससे मख्फी नहीं रह सकती थी। वो फ़ौरन ही बात की तह तक पहुँच गई। उसने कहर भरी नज़रें उसके चेहरे पर डाली और सुर्ख चेहरा लिए पिस्तौल से निकली गोली की तरह दरवाज़ा धार से बंद करती बाहर निकल गई। वो जो सब शमोइल को मशवरा देने में मसरूफ़ थे, दरवाजे की आवाज़ पर उस तरफ मुतवज्जा हो गई, मगर वो जा चुकी थी। अगर ये महकार को क्या हुआ? फरहीन हैरत से बोली, फिक्र मत करो, फरिश्ते जल्दी जल्दी में उसके कुछ स्क्रू टाइट करने भूल गए हैं। फरहाद की इतला पर वहाँ ज़बरदस्त कहका पड़ा था। अरे, शमोल भाई ठीक हो गए? ताज्जुब खेज़ आवाज़ों से कमरा गूंज उठा। कुछ देर के लिए काली आंधी आंखों पर चढ़ गई थी। आंधी गई, आंखें आ गई। आपने तो मुझे डरा ही दिया था, फरीहा लाड भरे लहजे में बोली। उसका इशारा कोई नहीं समझा था। शमोइल के चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट अभी तक थी। एक हफ्ते बाद ज़रीन की शादी की तैयारियां ज़ोरों शोर से शुरू हो चुकी थीं। रोज़ाना शॉपिंग सेंटर्स के चक्कर लग रहे थे। लड़कियां जदीद मलबूसात की दौड़ में एक दूसरे से आगे निकल जाने की उमंग में टेलर्स को बुखलाई हुई थी। औरतें अपने बच्चों और शोहरों के लिए शॉपिंग में उलझी हुई थी। रिफत आंटी वगैरह ज़रीन के जहेज़ के सामान को पैक कराने में मसरूफ़ थी। चचा ताया शादी के इंतज़ामात में मसरूफ़ थे। पूरे घर में मसरूफियात फैली हुई थी। एक उस बेपरवाह आदम बाजार महकार का वजूद था घर में, जो हर दिलचस्पी से यकसर बेनियाज अपने कमरे में बंद अपने मुशागिल में लगी रहती थी। राहिला बेगम ने भी उसे उसके हाल पर छोड़ दिया था। बहू, महकार कहाँ है? सब लड़कियां नजर आ रही हैं। दादी जान सरोते से छालियाँ काटती हुई ज़रीन के माइयों के जोरों को देखती हुई राहिला बेगम से बोली। वो कमरे में है, राहिला बेगम आहिस्तगी से बोली। सारे ख़ानदान की लड़कियां आ गई हैं, कैसी हंसती खिलखिलाती तितलियों की तरह पूरे घर में घूम रही हैं। ये कौन सा मौका है कमरे में बंद होकर बैठने का? घर मेहमानों से भरा हुआ है। ख़ानदान वाले क्या रंग रंग देखेंगे तुम्हारी बेटी का। वो कोई बच्ची नहीं रही, पढ़ाई से भी फारिग हो गई है। कौन ऐसी लड़की को बहू बनाएगा? उसके मिजाज हमेशा आसमान पर रहते हैं। अम्मी हुजूर, आप हमें बताएं, मैं क्या करूं? मैं समझ रही थी हम अपने मुल्क से दूर हैं, अपने लोगों से दूर हैं। जब हम अपनों में जाएंगे तो महकार मिलजुल जाएगी सब में, क्योंकि वहाँ तो सब गैर ही हैं और मुलाकात भी आपस में कभी पार्टी वगैरह में भी हुआ करती थी किसी से। अब यहाँ इसका रवैया देखकर मुझे खुद इतनी शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है। यहाँ आकर ही मैंने महसूस किया है वो मेरे कंट्रोल से बाहर है। रहीला बेगम इस वक्त सास के पास तनहा बैठी थी, देवरानी जेठानी और ना कोई नंद, इसलिए वो भी अजुर्दा सी बात दिल की बात उनसे कह रही थी। ये नई बात की तुमने, बेटी तो माँ से ज़्यादा करीब होती है, वो बाप से मनूस क्यों हो गई इतनी? वो पान मुंह बनाकर मुंह में रखती हुई बोली। उन्होंने इस पर तवज्जो ही इतनी दी है, वो दानिस्ता सास के सामने इशफाक साहब का नाम न ले सकी। रहीला, अभी तक ऐसे ही बैठी हो, तैयार होना भी मेहमान आना शुरू हो चुके हैं। इशा की नमाज के बाद जरी को माइयों बिठा देंगे। उनकी बड़ी नंद अतीका आकर बोली तो वो तैयार होने के लिए कमरे से निकल गई। लाइट ग्रीन जॉर्जेट के एयरलाइन फ्रॉक सूट पर ब्लैक कोटी पर मल्टी कलर्स की कढ़ाई में मलबूस वो बड़ी शान बेनियाजी से अखड़ी हुई बैठी थी। बड़ा सा ग्रीन दुपट्टा उसके शानों पर था। कानों में उसके जमगाते डायमंड के टॉप से सुनहरी चेहरे पर मेकअप के बगैर भी खासी कशिश थी। होंठ उसके डार्क मैरून लिपस्टिक से हसीन लग रहे थे।
बालों की सादा चोटी उसके बाएं शाने पर पड़ी थी। तमाम कज़न्स और रिश्तेदार लड़कियां वहां मौजूद माइयों के बाद गाने और दूसरे प्रोग्राम्स की तैयारियां कर रही थी। कुछ कज़न्स ने उसे भी अपने साथ शामिल होने की दावत दी, मगर वो बहुत सर्द महरी से इनकार कर चुकी थी। उसे अपने गैर ममालिक में परवरिश पाने और अपने बाप की बेहिसाब दौलत पर हद से ज़्यादा घमंड था। वो बचपन से ही शहजादियों जैसी ज़िंदगी गुजारती आई थी और उनके ताल्लुकात भी आला तरीन फैमिली से रहे थे। यहाँ अपने लोगों में आने के बाद उसके मिजाज और ज़्यादा आसमान पर पहुँच गए, क्योंकि इशफाक साहब के ख़ानदान में ज़्यादातर रिश्तेदार मुतवस्सित घरानों से ताल्लुक़ रखते थे। उन्होंने उसकी पजीराई बहुत अच्छी तरह से की थी। हमारे माशरे में बाहर से आने वाले रिश्तेदारों को इतनी अहमियत और फोकियत दी जाती है जैसे वो आसमान से उतर कर आए हों। यही हाल उसका था। रहीला बेगम तो खुश मिजाज थी। वो सबसे ही इखलाक से मिली थी और सब में साथ लाए हुए तोहफ़े भी तकसीम किए, मगर मेहराकार की ज़रपरस्त सोच ने उल्टा असर लिया था। वो अपने मेयार से कम लोगों से बात करना पसंद ही नहीं करती थी। अगर कुछ आमद का हमारा रिश्तेदार मारे मरवत के उससे फ्री होने की कोशिश करता तो वो तेवरी पर बल डाले ऐसी रौनक से जवाब देती कि मुखातिब दोबारा बात करने की हिम्मत ही ना करता। शमोइल क्लिनिक से सीधा मामू के यहाँ ही आ गया, क्योंकि उसकी फैमिली ज़रीन की शादी के सिलसिले में शिरकत के लिए आज यहाँ आ गई थी। दरवाजे से अंदर दाखिल होते हुए शमोइल की नज़र सामने बड़े कमरे में कुछ सोफ़े पर बड़े क्रोफर से बैठी महकार पर पड़ी। उसके लब बेसाख्ता मुस्कुरा उठे। वो सोफ़े पर इस तरह अकड़ी बैठी थी जैसे कोई मगरूर शहजादी अपनी कनीज़ों के दरमियान बैठी हो। शमोइल की रगे शरारत फड़की थी, मगर फिर वो खामोशी से मेडिकल बुक्स उठाया नानी के कमरे की तरफ बढ़ गया। वो थका हुआ था और बात लेकर अपनी थकन दूर करना चाहता था। उसकी निगाहों में महकार का चेहरा था। उसे अपनी इस मगरूर बदमिजाज बददमाग कज़न को तंग करने में बहुत मज़ा आता था। वो मम्मा के इसरार पर नीचे ज़रीन के पास आकर बैठी थी और वहाँ मौजूद लड़कियों को गाने वगैरह के प्रोग्राम बनाते देखकर हैरान हो रही थी। ज़रीन के लिए दादी जान के हुक्म पर उसके कमरे के एक कोने में खूबसूरत फूलों की लड़ियों से पर्दा बना दिया गया था। नीचे कालीन पर उसके लिए नरम बड़ा सा बिस्तर बिछा हुआ था, जहाँ गोल तकियों के सहारे कज़न्स और सहेलियों में माइयों के पीले जोड़े में बैठी हुई थी। महकार उसके नज़दीक बैठी हुई थी। कैसी हो भाई महकार? बड़े ताया की बेटी शमसा वहाँ बैठती हुई महकार के शाने पर बेतकल्लुफ़ी से हाथ मारती हुई बोली, मेरी आपसे फ्रेंडशिप कब है जो आप यूं बेतकल्लुफ़ हो रही हैं? वो अपना शाना सहलाते हुए सख्त लहजे में बोली। शमसा शर्मिंदगी के मारे वहाँ बैठी लड़कियों से निगाह न मिला सकी। उसका मूड ऑफ हो चुका था। ज़रीन के रोकने के बावजूद वो वहाँ नहीं रुकी। अरे लड़कियों, अब बच्चे का पीछा छोड़ भी दो। सारे दिन का थका हुआ अस्पताल से आया था, अब तुमने हल्ले गुल्ले में लगा लिया। दादी जान लड़कियों के बीच ढोलक संभाले बैठे हुए शमोइल को देखकर प्यार से बोली, जिसके मुस्कुराते चेहरे पर थकन के आसार थे। सच शमोइल भाई की आवाज़ में गज़ब की कशिश है। इनको डॉक्टर नहीं सिंगर बनना चाहिए था। एक कज़र मुतासिर लहजे में बोली। सबने उसकी हाँ में हाँ मिलाई। शमोइल पिछले साल ही अमेरिका से डॉक्टरेट की डिग्री लेकर आया था। उसने हार्ट सर्जरी में स्पेशलाइज़ किया था। यहाँ आते ही उसे गवर्नमेंट हस्पताल में जॉब मिल चुकी थी और उसने अपना एक दरमियाने दर्जे का छोटा सा हस्पताल नुमा क्लिनिक भी खोल लिया था, जो थोड़े अरसे में बहुत पॉपुलर हो गया था। शमोइल बजाते खुद बहुत शौक और शरारती तबीयत का मालिक था। लंबे कद और वजीह और सफ़ेद रंगत और आला तरीन जॉब की वजह से ख़ानदान की लड़कियों वालदाओं में बहुत पसंद किया जाता था। लड़कियों का आइडियल था, बल्कि बड़े मामू की बेटी फरीहा, जो ख़ानदान की सबसे ज़्यादा खूबसूरत लड़की थी, वो तो अपना हक समझती थी उसे। वो फ्री भी बहुत था उससे। अगर डॉक्टर बामुरवत और खुश अखलाक हो तो मरीज़ का आधा मर्ज तो डॉक्टर की बातों से ही चला जाता है। वो खड़ा होता हुआ बोला। उसकी मुतलाशी निगाहें रहीला बेगम के इर्द गिर्द का जायजा ले रही थी, मगर वो वहाँ भी नहीं थी। उसकी एक झलक उसने गेट से अंदर आते हुए देखी थी। फिर वो ड्रेस चेंज करके आया तो वो कमरे से जा चुकी थी। इसके बाद वो किसी काम में नज़र नहीं आई। रहीला बेगम को उसने 3-4 बार ऊपर के चक्कर लगाते ज़रूर देखा था। उनके चेहरे पर अजीब बेबसी और झुंझलाहट के आसार थे। ये लो बेटा, फरहाद के कमरे की चाबी, उसके पास ही सो जाना, और तो सब कमरों में मेहमान है। रिफत बेगम उसे चाबी देती हुई बोली। फरहाद सो गया है क्या? उसने चाबी ली। हाँ, वो मुझसे एक चाबी पहले ले गया था। चलो भाई सोएंगे, 2 बज रहे हैं, नींद आ रही है। शमोइल के जाते ही फरीहा भी उठ गई। हाँ, जाहिर सी बात है, नींद तो आएगी, फरहीन उसे छेड़ते हुए बोली। शमोइल ने दरवाजे के लॉक को खोलकर अंदर कदम रखा। कमरा नाइट बल्ब की ख्वाबनाक रोशनी में डूबा हुआ था। हीटर ऑन होने की वजह से कमरा गरमाया हुआ था। ओह, ये जहाँ मज़े से सो रहा है। मैं समझ रहा हूँ मामू के साथ गया हुआ है। उसने दरवाज़ा लॉक करके स्लीपर साइड पर उतारे और बेड पर बेखबर सोते हुए फरहाद के बराबर लेट गया। सो रहा है या मर गया? उसने उस पर से कंबल खींच कर ओढ़ते हुए कहा और साथ ही एक ज़ोरदार लात उसकी कमर पर जमाई। दूसरे ही लम्हे कमरा नस्वानी चीख से गूंज उठा। उसने बौखलाकर अपने बराबर देखा और दूसरे लम्हे उसको कमरे की छत खुद पर गिरती हुई महसूस हुई, जिसे उसने फरहाद समझकर
लाज जमाई थी वो महकार थी जो शदीद तकलीफ से तड़प कर रह गई थी। वो तकलीफ और हैरानगी से अपने करीब सख्ते की कैफियत में बैठे शमोइल को देख रही थी। उसकी सियाह आंखें बुरी तरह फैली हुई थीं। आप यहाँ तो फरहाद सो रहा था। बोल्ड और हाजिर दिमाग शमोइल बुरी तरह बौखला गया। मुझसे सांस नहीं लिया जा रहा। महकार वो मुश्किल उठते हुए बोली। फूल की मार भी जिनको पत्थर बनकर लगती है, वो इस मिजाज की लड़की थी जो शमसा का हल्का सा बेतकल्फी का थप्पड़ ना बर्दाश्त कर सकती थी। शमोइल जैसे तवाना और जवान मर्द की भरपूर लात ने उसकी कमर की हड्डियां हिलाकर रख देंगी। उसे लग रहा था उसका सांस बंद हो जाएगा। आप ज़ोर ज़ोर से सांस लें, वो परेशानी से बोला। नाइट बल्ब की रोशनी में गुलाबी ढीले ढले सूट में मलबूस, दुपट्टे से बेनियाज बिखरे बाल, गहरी नींद से जागी सुर्ख सुर्ख खुमार आलूद आंखें लिए वो दूसरी दुनिया की मखलूक लग रही थी। कोई और मौका होता तो वो बस उसके चेहरे से निगाह न हटा पाता, मगर इस वक्त उसे दोनों की भयानक बदनामी का डर था। वो खौफजदा था उसकी चीखने की आवाज़ नीचे ना चली गई हो। आप यहाँ आए क्यों हैं? वो बुरी तरह रोती हुई बोली। तकलीफ के बायस उससे सीधा ना बैठा जा रहा था। आहिस्ता बोलो, नीचे सब जाग रहे हैं। बता तो रहा हूँ, आंटी ने चाबी दी थी कि फरहाद यहाँ सो रहा है। आप इस कमरे में क्यों हैं? वो खुद को काफ़ी हद तक संभाल चुका था। उस कमरे में छिपकली मेरे बेड पर गिर गई थी, नामालूम कहाँ से। मैं इस कमरे में दोबारा नहीं सो सकती थी। मम्मा ने दूसरे कमरे देखे, सब में मेहमान थे। इस कमरे में फरहाद भाई उन्हें नज़र आ गए थे। मम्मी ने वो कमरा उन्हें दे दिया और मैं इस कमरे में सर दर्द की गोली खाकर सो गई। शायद इस टैबलेट की वजह से मुझे इतनी गहरी नींद आई है, वरना आप इस तरह अंदर नहीं आ सकते थे। वो आंसू के दौरान उसे घूरती हुई बताने लगी। मैं कह रहा हूँ खुद नहीं आया, बल्कि गलत फहमी से आ गया हूँ, वो जिच होकर बोला। फिर अब जाए ना, क्यों है यहाँ पर? वाइस्तगी से सीधी होती हुई बोली। ये आप इस तरह मत सीधी हों, रीढ़ की हड्डी को नुकसान पहुँचेगा। अपने दोनों हाथ दें मेरे हाथों में। क्यों? मैं नहीं देती, वो गुस्से से बोली। ये जिद का वक्त नहीं है। अगर रीढ़ की हड्डी टूट गई तो आप हमेशा के लिए मुहताज हो जाएंगी, वह संजीदगी से बोला। कुछ तवक्कुफ के बाद उसने रुखसारों पर बहते आंसू साफ करते हुए उसके फैले हुए हाथ पर अपने कामते हाथ रख दिए। उसके लिबास से निकलती मसहूर कुन खुशबू शमोइल की नस नस में बस गई थी। उसने उसके हाथ पकड़ते हुए एक ज़ोरदार झटका उसे दिया। महकार की घुटी घुटी चीख निकल गई तकलीफ से। दूसरे लम्हे वो गहरे गहरे सांस ले रही थी। कमर का दर्द बिल्कुल गायब हो गया था। शमोइल दूसरे सोफे पर बैठ गया। जाएं, आप क्यों बैठे हैं यहाँ? दर्द गायब होते ही वो झटके से बेड से उतरती हुई बोली। दरवाजे से तो नहीं जा सकता, किसी ने देख लिया तो कल की सबसे बड़ी खबर हमारी होगी। शमोइल बाहर खुलने वाली खिड़की का जायजा लेते हुए बोला। महकार कुछ नहीं बोली। शमोइल ने आहिस्तगी से खिड़की खोलकर बाहर झांका। नीचे स्टोर नुमा कमरा था, जहाँ आटे चावल वगैरह की बोरियां अच्छी तादाद में रखी थीं। वहाँ कोई नहीं था। अरे भाई, अब जाएं भी, मुझे अब सख्त नींद आ रही है, वो उसे देखकर झुंझला कर बोली। नीचे देखे बगैर छलांग मार दूं और लंगड़ा होकर बैठ जाऊं? अच्छा है यहाँ से दूर जाऊं, ताकि मुझे कुछ नज़र आए। वो ज़्यादा खुद पर काबू ना रख सकता। उसके चेहरे की तरफ देखता हुआ मुस्कुराकर बोला। खिड़की खासी वसी थी और इसके आगे रेलिंग वगैरह कोई नहीं थी। शमोल एक जिस्म उस पर चढ़ गया। दोनों पाँव उसने खिड़की से बाहर लटकाए। अभी वो छलांग लगाने के लिए मुनासिब जगह देख रहा था कि महकार ने दोनों हाथों से उसे नीचे धक्का दे दिया और वो इस अचानक धक्के से संभल ना पाया, नीचे गिरता चला गया। अब पता चलेगा कैसे आंखों में अंधेरा चाहता है। उसने बुड़बुड़ाते हुए खिड़की अंदर से बंद कर ली और पर्दा दुरुस्त करके बेड पर लेट गई। उसे शमोइल को धक्का देने का जरा भी दुख या खौफ नहीं था। आखिर तुझे सूझी क्या थी रात को छत पर चढ़ने की? नानी जान लेटे हुए शमोइल से बोली। मैंने सुना है आधी रात को आकाश से परियां उतरती हैं। मुझे तो बचपन से शौक है परियों से मिलने का, सो मौका देखकर मैं छत पर चढ़ गया। अभी मैं आसमान पर निगाहें जुमाए परियों की आमद का मुंतज़िर ही था कि नामालूम किस तरह लड़खड़ा कर छत से नीचे गिरा। और ये आपकी दुआओं का असर था कि मैं आटे की बोरियों पर गिरा था, वरना उस बदरू ने मुझे मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आखिरी जुमला वो आहिस्ता से बुड़बुड़ाया। बचपन छोड़े हुए भी अरसा हो गया, मगर परियां अभी तक ख्यालों से नहीं निकली। कल को पुफोई ये गाती हुई नजर आएंगी। वो परी कहाँ से लाऊं? तेरी दुल्हन किसे बनाऊं? फरहाद हंसता हुआ बोला। कमरे में बैठे हुए सब मुस्कुरा उठे। जरीन की शादी का सारा मर्जा किरकिरा हो गया। आंसा बेगम के पास बैठी हुई फरीहा मुंह बनाकर बोली। वह खिड़की से बेख्तियार गिरा था और ये उसकी खुशफहमी थी कि नीचे आटे की बोरियां थी जिस पर वो गिरा, इसलिए उसकी हड्डियां तो बच गई थी, मगर वो शदीद दर्द के बायस 2 दिन बिस्तर से उठ ना सका। उन 2 दिनों में जरीन रुखसत हो चुकी थी और इसका वलीमा भी हो गया था। फरीहा ने दोनों तकारीब शमोइल की गैर मौजूदगी की वजह से बेदिली से अटेंड की। वो बेहद वजीह स्मार्ट शमोइल को दिलो जान से चाहती थी। शमोइल ने भी उसकी दीवानगी महसूस की थी, मगर वो उसे ऐसा कोई रिस्पॉन्स नहीं दे सका था जिससे उसके जज्बों को ज़िंदगी मिलती। कज़न से शौखियाँ और शरारतें करना तो उसकी फितरत में शामिल था, मगर फरीहा से वो बहुत मोहतात होकर बात करता।
کہ کہیں وہ اس کی کسی شوہی کو غلط پیرائے میں نہ لے لے، مگر وہ خود کو سنبھال نہ سکی تھی۔ اشفاق صاحب حسب وعدہ زرین کی شادی سے ایک دن پہلے پاکستان آ گئے تھے، اور انہیں دیکھ کر جہاں مسرت کا احساس ہوا وہیں مہکار بھی خوشگوار تبدیلی محسوس کی تھی۔ وہ اشفاق صاحب کے ساتھ سب تقریبوں میں شرکت ہوئی تھی۔ اس کی دلچسپی کی وجہ شموئل کی غیر موجودگی تھی، اس کی وجہ سے وہ زیادہ کمرے میں بند رہنے لگی تھی۔ اس کا رنگ گندمی تھا، چہرے کے نقوش بہت خوبصورت تھے، اور اس کی منفرد نشست و برخاست نے اسے دلکش اور پرکشش بنا دیا تھا، مگر وہ اپنے گندمی رنگ کی وجہ سے کمپلیکس کا شکار تھی۔ ماں باپ کے درمیان وہ خود کو کمتر محسوس کرتی، مگر ان کی بے پناہ محبت اور توجہ کی وجہ سے کبھی ان پر ظاہر نہ کر سکی۔ یہاں آتے ہی پہلا ریمارک اسے تائی کی جانب سے ملا، پھر چچی کی طنزیہ تائید بھی۔ کچھ رشتہ داروں نے بھی حیرت کا اظہار کیا کہ وہ سرخ و سفید ماں باپ کی بیٹی کس پر گئی۔ سب سے زیادہ زج اسے شموئل نے کیا تھا۔ وہ دانستہ اس کی موجودگی میں کمرے سے باہر نہیں آتی تھی۔ اگر نادانستہ اس کا اس سے ٹکراؤ ہو جاتا تو وہ غیر محسوس انداز میں نئے نئے ریمارکس اسے دیتا تھا، کوئی سمجھتا یا نہیں، مگر وہ اس معاملے میں بے حد حساس تھی۔ اس کے پہلے جملے پر ہی وہاں سے پلٹ جاتی، اس لیے وہ اس سے الرجک تھی۔ مغربی افق پر سرخی چھائی ہوئی تھی، سورج پہاڑوں کے پیچھے آہستہ آہستہ گم ہوتا جا رہا تھا، موسم ٹھنڈا تھا، شفاف آسمان پر بادلوں کے سفید ٹکڑے تیرتے پھر رہے تھے۔ پنچھی کی تار در کتار اپنے آشیانوں کی طرف تیزی سے محو پرواز تھے۔ مہکار پر سوٹ پر بلیک سویٹر پہنے ارد گرد سے بے نیاز قدرتی حسین نظاروں میں کھوئی ہوئی تھی، اس بات سے بے خبر کہ کوئی خاموشی سے دبے قدموں چلتا ہوا اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا ہے۔ وہ ریلنگ سے جھکی چائے پیتی ہوئی ڈوبتے سورج کو دیکھنے میں مصروف تھی۔ اچانک اسے محسوس ہوا کوئی چیز اس کے سر پر گری ہو۔ وہ چونک کر سیدھی ہوئی، بائیں ہاتھ سے سر جھاڑا تو ہاتھ میں نرم سی چیز آئی، اور ہاتھ میں پکڑی چپکلی پر جیسے ہی اس کی نظر گئی اس کی بے ساختہ چیخ نکل گئی۔ ایک جھٹکے سے اس نے اسے دور پھینکا۔ چائے کا کپ تو پہلے ہی گر کر ٹوٹ گیا تھا۔ ارے اتنی ننھی سی چپلی سے ڈرتی ہو؟ ستون کے پیچھے سے شموئل نکلتا ہوا کہا لگا کر بولا۔ اگر آپ پر گرتی نہ تو پھر پوچھتی۔ وہ ہونٹ کاٹتی ہوئی اسے گھورنے لگی۔ یہ لیجیے، ہم پر گر گئی، اب پوچھئے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ اس نے مسکراتے ہوئے فرش پر پڑی چپلی اپنی ہتھیلی پر رکھ لی۔ چپلی بے حس و حرکت اس کے ہاتھ پر پڑی تھی۔ آخر آپ اپنی ان اوٹ پٹانگ حرکتوں سے ثابت کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ وہ اس کی شرارت سمجھ گئی تھی، زہر خند سے بولی، کیا ضرورت تھی یہ ربڑ کی چپلی میرے سر پر ڈالنے کی؟ چپلی کو آپ کا سر پسند آ گیا تھا، وہ خود ہی میرے ہاتھ سے پھسل کر آپ کے سر پر گر گئی۔ براؤن پتلون پر براؤن شرٹ پہنے اس کا دراز قد نمایاں تھا، سرد ہوا کے باعث اس کا وجیح چہرہ سرخ ہو رہا تھا، گھنی مونچھوں تلے اس کے لبوں پر شریر مسکراہٹ تھی۔ اگر اس دن آٹے کی بوریوں کی بجائے فرش پر گر جاتا تو وہ سینے پر ہاتھ باندھے اس کے مقابل کھڑا ہو گیا۔ تو گر جاتے، کس نے منع کیا تھا؟ وہ لاپرواہی سے کندھے جھٹک کر بولی، میں ابھی سب گھر والوں کو بتاتا ہوں، آپ نے مجھے دھکا دیا تھا۔ شموئل نے اسے خوفزدہ کرنا چاہا۔ شوق سے بتائیں، پھر سب خود ہی آپ سے پوچھ لیں گے آدھی رات کو آپ میرے بیڈ روم میں کیوں آئے تھے؟ اوکے بائے، وہ اسے چڑھانے والے انداز میں بولی اور سیڑھیاں پھرانگتی ہوئی نیچے چلی گئی۔ شموئل لاجواب سا وہیں کھڑا رہ گیا۔ انہیں پاکستان آئے ہوئے 2 ماہ ہو چکے تھے، اور یہ پہلی دفعہ ہوا تھا جو وہ اتنی لمبی مدت یہاں رکے تھے۔ پہلے گھر والوں کو تجسس تھا، پھر رشتہ داروں میں چہمگوئیاں ہونے لگی۔ اشفاق صاحب بہت پریشان اور مزمحل دکھائی دے رہے تھے، حالانکہ انہوں نے کوشش تو بہت کی اپنی حالت پوشیدہ رکھنے کی، مگر بڑھتے دنوں کے ساتھ ان کی پریشانی بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ ان کے بڑے اسٹاک گودام اور کارخانے میں شارٹ سرکٹ کے باعث آگ لگ گئی تھی، جس سے تمام مال، فیبرکس اور مہنگی ترین مشینیں جل گئی تھیں۔ 2 مزدور بھی آگ کی لپیٹ میں آ کر ہلاک ہو گئے۔ اس صورتحال سے ان کی مخالف پارٹیوں نے فائدہ اٹھایا۔ 2 مزدوروں کی ہلاکت کا جواز بنا کر ان پر مقدمہ کر دیا گیا۔ اشفاق صاحب جو نیک اور دنیاوی چلاکیوں سے پاک تھے، وہ اپنے دشمنوں کی چال میں بری طرح پھنس گئے، جھوٹے مقدمے پر پانی کی طرح پیسہ بہا دیا، مگر وہ مقدمہ جیت نہ سکے۔ مخالف پارٹی کو ہرجانے کے طور پر لاکھوں ڈالرز انہیں دینے پڑے۔ مزدوروں میں بھی پھوٹ پڑ چکی تھی، ان کے مطالبے روز بروز بڑھتے گئے، اور آخر انجام کار بقیہ کارخانوں میں تالے ڈالنے پڑے۔ فوراً اکاؤنٹس ان کے ختم ہو چکے تھے، کاروبار ان کا تباہ ہو گیا۔ وہ کاروبار جسے جمانے کے لیے انہوں نے ہر قدم مضبوطی سے رکھا تھا، مختصر سے عرصے میں یوں تباہ ہوا کہ وہ بری طرح ہراساں اور پریشان ہو گئے۔ ان کے حالات سے بھائی بہن ماں سب آگاہ ہو گئے تھے۔ بھائیوں نے وقتی تسلی دے کر آنکھیں چرا لی، بہنیں بھائی کے دکھ میں شریک تھیں۔ امی حضور کا دل خون کے آنسو روتا۔ سب کو حیثیت دلوانے والا ان کا بیٹا عمر کے کس دور میں آ کر گردش معاص میں پھنسا تھا۔ اس وقت بھی وہ رحیلہ بیگم کے ساتھ ان کے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کے پروقار چہرے پر دکھ جیسے سبت ہو کر رہ گیا تھا۔ میرے بچے، دکھ نہیں کر، پیسہ تو آنی جانی چیز ہے، اللہ جلد تیرے حالات بدل دے گا۔ امی، حالات بدلنے کا دکھ مجھے اتنا نہیں ہے جتنا اپنوں کے بدلنے کا دکھ مجھے اندر سے تنہا کر گیا ہے۔ میں نے کیا کچھ نہیں کیا بھائیوں کے لیے، وہاں سے بے حساب پیسہ بھیجا ہے،
ان کے کاروبار کے لیے، پھر بچوں کے بزنس، منگنی اور شادیوں کے لیے بھی مجھ سے پیسہ منگواتے رہے ہیں۔ میں نے کبھی ان میں فرق محسوس نہیں کیا، کبھی یہ نہیں سوچا ان کے بزنس کا پیسہ کہاں جاتا ہے۔ مگر آج میرے سگوں نے میری بیٹی کو بہو بنانے سے انکار اس لیے کیا کہ وہ ایک تباہ حال بزنس مین کی بیٹی ہے۔ میں نے اپنے بازو اپنے بھائی سمجھ کر بات کی کہ اپنے ہی اپنوں کو سمیٹتے ہیں، مگر انہوں نے میرا سارا مان، سارا فخر مٹی میں ملا دیا۔ ان کی آواز میں آنسوؤں کی نمی تھی۔ امی کے دل پر تو جیسے کسی نے چھڑیاں چلا دی۔ رحیلہ بیگم بے اختیار رونے لگی۔ مت رو میرے بچوں، وہ ان دونوں کے سر پر ہاتھ پھیرتی ہوئی بھرائی آواز میں بولی۔ یہ نفسا نفسی کا دور ہے، اب بیٹے ماں کی نہیں بیوی کی عزت کرتے ہیں۔ مہکار بہت اچھی لڑکی ہے، صرف تمہارے بے جلا پیار نے اسے بگاڑ دیا ہے، اس لیے کہتے ہیں لڑکی کو بہت سمجھداری سے پرورش کرنا پڑتا ہے، مگر تم نے کبھی میری بات کو اہمیت نہیں دی۔ امی، میری بیٹی میں کوئی برائی نہیں ہے، اکلوتے بچے لاڈ پیار میں ایسے ہو جاتے ہیں، پھر بیٹیاں تو مومسا مجاز رکھتی ہیں، حالات کے سانچے میں خود کو ڈھال لیتی ہیں۔ میری بیٹی بھی جس کے گھر جائے گی اجالا کر دے گی۔ یہ بڑی بھابھی کی غلط سوچ ہے جو کہتی ہیں مہکار بہت بد مزاج اور بد تہذیب لڑکی ہے، انہیں گھر چلانے کے لیے ایک خوش مزاج اور با اخلاق لڑکی چاہیے۔ بڑے بھائی خاموش بیٹھے ان کی ہاں میں ہاں ملاتے رہے، میرے جذبات و احساسات سے بے خبر۔ دوپہر کو میں نے احسان سے بات کی کہ وہ مہکار کو اپنی بہو بنا لے تاکہ اس کی طرف سے بے فکر ہو کر میں دوبارہ کاروبار سیٹ کرنے میں لگوں، تو اس نے جواب دیا، فرحات تو بچپن سے ہی ان کی سالی کی بیٹی میں انٹرسٹڈ ہے اور بہت جلد وہ وہاں اس کی منگنی کرنے والے ہیں۔ وہ جھوٹ بول رہے تھے، ان کی آنکھیں زبان کا ساتھ نہیں دے رہی تھیں۔ اپنوں کی منافقت زدہ چہروں نے میرا دل اس دنیا سے اچاٹ کر دیا ہے۔ سچ امی حضور، میرا دل نہیں چاہتا آپ زندہ رہنے کو۔ وہ ان کے آنچل میں منہ چھپاتے ہوئے بولے، پاپا ہم بحرین کب واپس چلیں گے؟ مہکار انہیں چائے بنا کر دیتی ہوئی پوچھنے لگی، کیوں آپ کو اپنا ملک پسند نہیں آیا؟ وہ چائے کا کپ ہونٹوں سے لگاتے ہوئے بولے، نہیں یہ میں نے کب کہا مجھے پسند نہیں آیا، آپ نے کہا تھا ہم زیادہ عرصہ یہاں نہیں رکیں گے، آپ شاید کبھی بھی واپس نہ جا سکے کیونکہ ہم آپ کی شادی کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ اس سے چائے لیتی ہوئی رحیلہ بیگم سنجیدگی لہجے میں بولی۔ مہکار تمام حالات سے بے خبر تھی۔ اشفاق صاحب نے سب کو سختی سے منع کیا تھا اسے کوئی کچھ نہ بتائے، وہ اسے پریشان نہیں دیکھ سکتے تھے۔ شادی میں نہیں کروں گی، میں پاپا کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتی۔ وہ جھٹکے سے اٹھ کر صوفے پہ بیٹھے اشفاق صاحب کے کندھے سے لپٹ کر بھیگے ہوئے لہجے میں بولی، بیٹیاں کتنی بھی لاڈلی ہوں انہیں ایک دن ودا ہونا ہی پڑتا ہے۔ رحیلہ بیگم بولی، رحیلہ ابھی تو ایسی باتیں نہ کرو، میرا دل چھلنی ہو رہا ہے، وقت آنے پر دیکھا جائے گا۔ وہ اسے سینے سے لگاتے ہوئے بولے، ان کی آنکھوں میں پانی چمکنے لگا تھا۔ ہاں میری بیٹی تھوڑی ہے، صرف آپ کی ہی ہے نا، اس لیے آپ کو دکھ ہوگا، وہ مسکرا کر بولی۔ امی حضور، بھائی جان کے ساتھ جو ہو رہا ہے اچھا نہیں ہو رہا، آپ بڑی ہیں گھر کی، آپ کو دونوں بھائیوں پر زور ڈالنا چاہیے، آپ کی بات کیسے نہیں مانیں گے؟ دادی جان آج آنسا کے ہاں آئی ہوئی تھی، ان کو وہ سب بتا دیا جو رات کو اشفاق صاحب نے انہیں سنایا تھا۔ بیٹے جب بہوؤں کے غلام ہو جائیں تو ماں کی اہمیت ان کی نگاہوں میں کونے میں پڑے فالتو پتھر جیسی ہو جاتی ہے، وہ بھی بیویوں کی چلانے والے ماں کی کہاں سنیں گے؟ کیسا خون سفید ہو گیا ہے آج کل کے وقت میں، جس بھائی نے ہم سب کے لیے اس قدر قربانیاں دی، ہمارے اچھے گھرانوں میں دھوم دھام سے شادیاں کی، بھائیوں کو کاروبار کروائے، ان کے ہر قدم پر پیسہ پھولوں کی طرح نچھاور کیا، آج اس عظیم بھائی پر وقت پڑا تو سب نے ہی آنکھیں پھیر لی، ان کو سہارا دینے کی بجائے ان کا دل دکھایا۔ وہ دکھ سے بولی، پیسہ تو اس نے کسی سے مانگا بھی نہیں ہے، صرف بیٹی کے رشتے کی بات کی تھی، اس پر ایسے باتیں سننے کو ملی ہیں کہ میرا بچہ زندگی سے بیزار ہو گیا ہے۔ سچ ہے تلوار کے زخم بھر جاتے ہیں مگر زبان کے زخم نہیں بھرتے۔ دادی جان آنکھیں پوچھتی ہوئی بولی، میں مہکار کو بہو شوق سے بنا لوں مگر شمائل میں اور اس میں ایک لمحے کی نہیں بنتی، اور بعد میں کہیں ایسی ویسی بات ہو گئی تو بھائی سے بھی رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ ہاں میں بھی اسی وجہ سے خاموش ہوں، شمائل اور مہکار کے مزاج میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ السلام علیکم، ہمیں یاد کیا اور ہم حاضر۔ شمائل ہاتھ میں میڈیکل بکس لیے اندر آ کر بولا، وعلیکم السلام، جھک جیے۔ وہ اس کے جھکے ہوئے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، کیا ہوا نانی جان، آپ رو رہی ہیں؟ وہ ان کے نزدیک بیٹھا۔ نہیں بیٹا، میں کیوں رہوں گی، وہ آنکھیں صاف کرتی ہوئی بولی، میں سمجھا نانا جان یاد آ رہی ہیں۔ پڑے ہٹ بے حیا، وہ اس عمر میں بھی لجا گئیں۔ امی جان پبلک کہاں ہے، گھر میں بڑا سکون ہے، وہ آنسا سے مخاطب تھا۔ اربا مہوش کے ساتھ اپنی سہیلی کی شادی میں گئی ہے، فرحان کمرے میں سو رہا ہے۔ امی اگر چائے مل جائے اس وقت تو ساری تھکن اتر جائے گی میری، 2 آپریشنز کیے ہیں آج، بڑے سیریس تھے، خدا کا شکر ہے کامیاب ہوئے ہیں۔ وہ ان کے بیڈ پر لیٹتا ہوا بولا، اشفاق ماموں سے ملے ہو؟ جی بہت مرتبہ، وہ اتنے گریٹ ہیں، لگتا ہے ہمارے ماموں اس دنیا کے باسی ہی نہیں، بہت نفیس ہے، مگر آپ کی پوچھ نہیں ہے۔ بیٹا بھی خوش اخلاق ہے اور بہو بھی، نامعلوم وہ بد مزاج اور بد دماغ کس پر چلی گئی۔ وہ بڑبڑائیں، کیا بات ہے نانی، آپ بہت پریشان لگ رہی ہیں۔
शमोइल उनकी तरफ देखता हुआ बोला, अरे क्या बताऊं, दिन का सुकून, रातों की नींद सब गायब हो गई है। अच्छा ये तो बड़ी रोमांटिक बीमारी है। यकीनन रात को आपका तारे गिनने को दिल चाहता होगा। चांदनी रातें अच्छी लगती होंगी और बदतमीज, जो मैं मुंह में आता है बकने लगता है। मेरी उम्र है अब इन बातों की। उसी वक्त आंसा चाय बना कर ले आई और इशफाक साहब के मुतलिक उन्हें बताने लगी। मामू जान को क्या ज़रूरत थी महकार के लिए रिश्ते की भीख मांगने की। वो बिगड़े लहजे में बोला, उन्हें क्या पता था भाई एहसान फरामोश निकलेंगे। अगर भाईजान का कारोबार सलामत होता तो सबकी कोशिश होती महकार को बहू बनाने की, फिर उसकी हर बुराई खूबी बन जाती। आंसा बोली, मामू जान को मेरा ख्याल नहीं आया, क्या मैं इस काबिल नहीं हूँ कि उनकी नक्शड़ी बेटी को अपना सकूं? वो चाय पीते हुए संजीदा लहजे में बोला। वो दोनों कप हाथों में पकड़े हैरत से उसे देख रही थी। मैंने गलत बात कह दी है? वह हैरानगी से बोला, हर वक्त मजाक अच्छा नहीं होता शमोइल, हम बहुत परेशान हैं। आंसा गुस्से से बोली, ये भी जो अजीब दस्तूर है, झूठ को सच और सच को झूठ समझा जाता है। अम्मी जान, मैं हर वक्त मजाक नहीं करता, संजीदा हूँ मैं इस वक्त। अगर मामू जान फर्स्ट टाइम ही यहाँ जिक्र कर देते तो उन्हें कभी इतनी मायूसी नहीं होती। आप मामू जान से बात कर लें। उसके लहजे में अटल संजीदगी थी। देखो बेटा, ये फैसला बहुत सोच समझ कर किया जाता है, ऐसा ना हो तुम्हें एक दिन पछताना पड़े। महकार के मिजाज से तुम अच्छी तरह वाकिफ हो। नानी जान अभी तक बेयकीनी की कैफियत में मुब्तला थी। मिजाज उसके मैं दुरुस्त कर दूंगा, आप फिक्र मत करें। आप जल्दी से मामू से बात करें। मुसरत उसके वजीह चेहरे से अयां थी। नानी जान ने सुकून का सांस लिया। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा मम्मी, ये क्या हो रहा है? पापा परेशान है मगर मुझ पर जाहिर नहीं करना चाहते। आप भी मुझे कुछ नहीं बताती। आंसा बुप्पो और उनका बेटा, आप दोनों और दादी जान से कमरे में इतनी देर तक क्या बातें करते रहे? मुझसे क्या छुपाया जा रहा है? मुझे बताती क्यों नहीं आप? महकार रोते हुए बोली, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम परेशान मत हो। वो उसे सीने से लगा गई। कुछ है मामा, कुछ बात ज़रूर है जिसे मुझसे सीक्रेट रखा जा रहा है। अभी हम अपनी बेटी को बता देते हैं, आपसे भला हम कुछ छुपा सकते हैं? इशफाक साहब कमरे में आए और उसे सोफे पर अपने नज़दीक बिठाकर गोया हुए, बेटा बचपन से आज तक हमने आपको कोई ऐसी जिद, कोई ऐसी ख्वाहिश ना होगी जो हमने पूरी ना की हो। आज हम आपके पापा आपसे एक ख्वाहिश कर रहे हैं, बताया आप पूरा करेंगी? वो उसके चेहरे पर निगाहें टिकाकर बोले, आप कैसी बातें कर रहे हैं पापा? क्या हो गया है आपको? वो घबरा गई। आप मेरी बात का जवाब दें, हाँ या ना। पापा, आप पर मामा पर मेरी जान भी कुर्बान है। मैं आपकी हर ख्वाहिश पूरी करूंगी। आपकी आंसा फूफू का बेटा है शमोइल, बहुत लायक और बेहतरीन जिम्मेदार लड़का है। हमने उसका प्रपोजल आपके लिए मंजूर कर लिया है, इस उम्मीद के साथ कि हमारी बेटी हमारी इज्जत पर हर्फ नहीं आने देगी। इशफाक साहब बोल रहे थे और उसके दिमाग में धमाके हो रहे थे। वो शख्स जो उसे ब्लैक परोस, ब्लैक ब्यूटी, ब्लैक डायमंड के नाम से पुकारता था, किस तरह उसे शरीक हयात के तौर पर कबूल करेगा? मशरकी बेटी की पहचान यही है, वो आला तलीम याफ्ता और बेपनाह काबिल होने के बावजूद माँ बाप के फैसले को ही अपना फैसला समझती है। मुझे उम्मीद है मेरी प्यारी बेटी अपने बाप का सर नहीं झुकाएगी। वो उसके सर पर हाथ फेरते हुए मान से बोल रहे थे। रहीला बेगम खामोश बैठी हुई अपने बेकाबू होते आंसुओं को वो मुश्किल कंट्रोल कर रही थी। जवाब देना बेटा, वो गुमसुम बैठी महकार से कह रहे थे। आपकी इज्जत पर मेरी जान भी कुर्बान है पापा। वो उनसे लिपट कर बुरी तरह रो दी। एक दिन आंसा बेगम बहू के हमरा आकर उसकी उंगली में शमोइल के नाम की अंगूठी पहना गई थी। भाई के हालात देखते हुए उन्होंने मंगनी का प्रोग्राम भी नहीं किया। वैसे भी शादी उनका बहुत जल्द करने का इरादा था। अंगूठी पहनाते ही पूरे खानदान में इस रिश्ते का चर्चा हो गया। फरीहा का सदमे से बुरा हाल था, मगर वो इल्ज़ाम शमोइल को न दे सकती थी कि उसने कभी उसकी हौसला अफजाई नहीं की थी। इस खबर ने उसे ज़्यादा नहीं ढाल कर दिया कि यह मंगनी शमोइल की पसंद और जिद से हुई है। वो रो रो कर बेहाल हो रही थी। हम अपनों से दूर से, कितना अच्छा था। साल 6 महीने सबके पुरखलूस लेटर्स मिल जाते थे, कितना अच्छा लगता था पढ़ के। सब पाकिस्तान में हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं, कितना याद रखते हैं। मगर आकर वो मिसाल दूर के ढोल सुहाने सच साबित हुई। इन 2 ढाई माह के अरसे में मैं सब सगे रिश्तेदारों के चेहरों से झूठे खलूस और मोहब्बत की चमक इस तरह गायब हुई है जैसे पीतल के जेवर से सोने की पॉलिश बहुत जल्द उतर जाती है। दादी जान गो के ज़बान की बहुत साफ़ है, जो देखती हैं मुंह पर ही कह देती हैं। वो साफ गो होने के बावजूद बहुत अच्छी और मोहब्बत करने वाली हैं। बड़ी फूफो भी बहुत मोहब्बत करती है। आंसा फूफो ने ये अंगूठी मुझे पहना कर गोया दोनों भाइयों से दुश्मनी मोल ले ली है। वो दोनों अपनी बेटियों के लिए, उनके लायक कमाऊ डॉक्टर बेटे के लिए आंखें बिछाए मुंतजिर थे। इन दोनों के रिश्ते की खबर मिलते ही उन्होंने राह रस्म ही ख़त्म कर दी थी। एहसान अंकल की फैमिली एक ही जगह रहते हुए उनसे बात करने की रवादार नहीं थी। इशफाक साहब और रहीला बैंक गई हुई थी। वो कमरे में लेटी अपनी सोचों में गुम थी। शमोइल ने उससे मिलने की भी बहुत कोशिश की थी, मगर वो उसे गेट से अंदर दाखिल होते देख कर ही अपने कमरे में बंद हो जाती और जब तक उसके जाने की तस्दीक नहीं हो जाती वो कमरे का दरवाज़ा ही नहीं खोलती थी। ना मालूम ये उसके रिश्ते के नाते आने वाली हयात थी या उसकी झिझक और कॉम्प्लेक्स जो इस जज्बे को कोई नाम नहीं दे पाई थी।
اسے کمرے میں لیٹے بہت وقت گزر گیا۔ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی اور دوبارہ درست کرتی کمرے سے نکل کر دادی کے کمرے کی طرف چل پڑی۔ دادی جان، ماما پاپا ابھی تک آئے نہیں؟ وہ بیڈ پر لیٹی تسبیح پڑھتی دادی سے پریشان لہجے میں بولی۔ آ جائیں گے، ابھی کسی دوست کے ہاں چلے گئے ہوں گے، وہ اسے تسلی دیتے ہوئے بولی، مگر بہت وقت گزر جانے کے بعد ان کی واپسی نہیں ہوئی تو ان دونوں کو فکر ہوئی۔ وہ احسان چچا کے پاس جا کر بتانے کا سوچ ہی رہی تھی کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی اور دوسری طرف سے جو خبر اسے ملی وہ ایک چیخ مار کر بے ہوش ہو گئی۔ اشفاق اور رحیلہ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، دونوں موقع پر ہی ہلاک ہو گئے۔ انہیں سپرد خاک ہوئے آج تیسرا دن تھا۔ مہکار اس اندوہناک صدمے سے ذرا نہیں سنبھلی تھی۔ اس کی حالت پاگلوں جیسی ہو رہی تھی۔ یا تو پرسکون رہنے کے لیے لگائے گئے انجیکشن کے ذریعے اثر سوتی رہتی اور ہوش میں آنے کے بعد اس طرح روتی کہ اسے سنبھالنا دشوار ہو جاتا۔ اس کا بیڈ دادی جان نے اپنے کمرے میں ہی ڈلوا لیا تھا۔ وہ اس کی مکمل دیکھ بھال کر رہی تھی۔ وہ ویسے بھی مجسمے کی طرح خاموش رہی تھی۔ 40 کے بعد سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو چکے تھے۔ جانے والے چلے جاتے ہیں، دنیا کے میلے یوں ہی روا دوا رہتے ہیں۔ مہکار کی دنیا میں بھیانک طوفان اپنی تباہ کاریاں چھوڑ گیا تھا۔ وہ فری ہونے کی تو کسی سے بھی یادی نہ تھی۔ اب تو اس کی دنیا صرف دادی جان میں سمٹ کر رہ گئی۔ وہ اپنے نصیحتوں کے صندوق کھولے ہر وقت اسے کوئی نہ کوئی بات سمجھاتی رہتی جو اسے شروع میں تو اچھی لگی، مگر ہر وقت کی گردان سے وہ تنگ آ گئی، مگر انہیں کچھ کہہ نہ سکتی تھی۔ ممی پاپا کی یاد اسے شدت سے آتی اور پھر آنسو روک کے نہیں رکتے۔ 2 ماہ کے عرصے کے بعد آنسا بیگم نے شادی کی تاریخ لے لی تھی۔ اربا کا منگیتر ابوظہبی سے آیا تھا۔ اسے بزنس کی وجہ سے 1 ہفتے کے اندر واپس جانا تھا۔ شمول ان دنوں ہارٹ سرجری کے آپریشنز میں بے حد مصروف تھا۔ اس کی مصروفیات کے پیش نظر آنسا بیگم نے اربا کو شادی کر کے رخصت کر دیا۔ ابوظہبی جاتے وقت جہاں اسے دکھ گھر والوں سے بچھڑنے کا تھا، وہاں زیادہ صدمہ شمول کی شادی میں شرکت نہ کرنے کا۔ وہ ڈھیروں دعاؤں کے سنگ اپنے شوہر کے ساتھ ابوظہبی روانہ ہو چکی تھی۔ شمول کے فارغ ہوتے ہی انہوں نے شادی کی تیاریاں شروع کر دی۔ شمول کے چہرے پر سجی مسرت کی روشنی پھیلی ہوئی تھی، جس سے اس کا وجیح چہرہ اور زیادہ روشن ہو گیا تھا۔ 1 ہفتے سے گھر میں شادی کا فنکشن جاری تھا۔ تمام رشتہ دار، دوست، احباب گھر میں جمع تھے۔ آج کے دن تو گھر میں بیٹھ جاؤ، ہسپتال تو ساری زندگی جاتے رہو گے۔ شادی ایک دفعہ ہی ہوتی ہے، کوئی روز روز تھوڑی۔ شام کو بارات لے کر جانا ہے۔ شمول جو ہسپتال جانے کے لیے تیار ہو چکا تھا، مہوش اس کے ہاتھ سے باکس چھین کر بولی، یہ ضروری تھوڑی ہے ایک ہی دفعہ شادی ہو، یہ تو آدمی پر منحصر ہے، وہ کتنی برداشت کر سکتا ہے۔ وہ ہنستا ہنستا بولا، بس بس ابھی ایک کو تو بھگت لو، پھر اور کی بات کرنا۔ وہ بھی ہنستی ہوئی بولی، ایک تو نانی جان نے وہاں جانے پر پابندی لگا دی ہے، ورنہ ایک نظر اسے دیکھتا کیسی لگ رہی ہے۔ وہ صوفے پر بیٹھتا ہوا بولا، دیکھ لینا دل بھر کر، 6 گھنٹے کا انتظار کر لو۔ ایک بات یاد رکھ لیں، میک اپ اس کا بالکل نہیں کروائیے گا، تاکید کر رہا ہوں آپ کو۔ ابھی گھر آئی نہیں ہے اور حکم ابی سے منوانے شروع ہو گئے۔ وہ مسکرا کر بولی، بڑے ماموں کی فیملی کیا وہاں سے شریک ہوگی؟ ماموں وغیرہ کوئی نہیں نظر آئے؟ مومانی تو فریحہ کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے نہیں آئی، ماموں ملک سے باہر گئے ہوئے ہیں۔ اب تم جھٹ پٹ اپنے دوستوں کو بیڈ روم سے نکالو تاکہ وہاں کی صفائی کی جائے، اور تم بھی تیاری شروع کر دو، شام 5 بجے بارات وہاں پہنچ جائے گی۔ شمول ولاس روشنیوں میں بکائے نور بنا ہوا تھا۔ دلہن رخصت ہو کر آ چکی تھی۔ مہمان ہال سے ڈنر کے بعد رخصت ہو گئے۔ اب گھر میں خاص لوگ باقی بچے تھے۔ عورتیں اور لڑکیاں دلہن کے ساتھ خاندانی رسموں میں مصروف تھیں۔ شمول بلیک 3 پیس سوٹ میں ملبوس ڈرائنگ روم میں دوستوں کے ساتھ گپ شپ لڑا رہا تھا۔ فرحاد اس کے ساتھ تھا۔ اتنا ٹوٹ کر رو پایا ہے یار، تم پر لگتا ہے بھابھی ہوش و حواس کھو دیں گی، اس کا ایک ساتھی ڈاکٹر مسکرا کر بولا۔ بے فکر رہیے، وہ مقابل کے ہوش و حواس اڑا دینے میں ماہر ہیں، بلکہ صبح یہ موصوف اپنا نام گھر والوں سے پوچھتے پھریں گے۔ فرحاد کی بات پر زبردست کہا پڑا تھا۔ بھائی میں کمزور اعصاب کا مالک نہیں ہوں، شمائل مسکرا کر بولا۔ تھوڑی دیر بعد سب دوست اس سے اجازت لے کر جا چکے تھے۔ فرحاد سامنے کوچ پر بے خبر سو رہا تھا، کاؤچ پر ہوگا، بے خبر سو رہا تھا اور وہ اپنی خوشکن سوچوں میں الجھا ہوا تھا۔ مہکار جو واقعی محبت کی مہکار بن کر اس کی رگ رگ میں سما گئی تھی، اس کے خیالوں میں، خوابوں میں، تصورات پر وہ بادل بن کر چھا گئی تھی۔ اس نے اپنی زندگی کا زیادہ حصہ بے شمار لڑکیوں کے درمیان گزارا تھا۔ 4 سال وہ امریکہ جیسے ماڈرن ملک میں رہ کر آیا تھا۔ وہاں بھی حسین اور بے باک لڑکیاں اس کی دوست رہی تھیں، مگر کسی سے بھی بات دوستی سے آگے نہیں بڑھائی تھی۔ ہسپتال جوائن کرنے کے بعد بھی اس کی ساتھی ڈاکٹرز اور کولیگز لڑکیاں رہی تھیں، مگر کوئی بھی اسے اس قدر متاثر نہیں کر سکی تھی جو مہکار دیوانہ بنا گئی۔ لان میں گرین سوٹ میں آنکھوں پر پٹی باندھے بچوں کو پکڑنے میں ناکامی پر جھنجھلائی ہوئی مہکار کو دیکھ کر اس کے دل سے آواز آئی، یہی ہے وہ جس کی نگاہوں کی تلاش تھی۔ پھر جذبے صادق ہے، منزل مل ہی جاتی ہے۔ آج وہ اس کی چاہتوں کی امین بن کر اس کے بیڈ روم میں موجود تھی۔ میرے خیال میں آج آپ لوگوں کا رات جگہ کا پروگرام ہے،
خدارا مجھ پر رحم کرے، 1 بج رہا ہے، مجھے سخت نیند آ رہی ہے، صبح ہسپتال جلدی جانا ہے۔ کافی انتظار کے باوجود بھی جب مہوش بھابھی اور رشتے کی بھابھیاں اس کے بیڈ روم سے باہر نہیں آئیں تو اندر آ کر وہ عاجزی سے بولا، او ہو نیند؟ وہ چاروں معنی خیزی سے ہنسنے لگی۔ ان کے انداز پر وہ بری طرح جھیم گیا۔ اگر نیند آ رہی ہے اندر والے کمرے میں سو جاؤ، کس نے روکا ہے؟ کیا لیں گی آپ لوگ جانے کا؟ وہ ان چاروں کی طرف دیکھ کر بولا جنہوں نے بیڈ پر بیٹھی مہکار کو چھپا رکھا تھا۔ دیکھا بیوی لائے ابھی کتنی دیر ہوئی ہے؟ جو بھابیاں بری لگنے لگیں۔ ایک رشتے کی بھابھی مصنوعی غصے سے بولی، کوکب میرے خیال میں بہت ٹائم ہو رہا ہے، کہیں منا نہ اٹھ جائے، اب چلو۔ دوسری خاتون کھڑی ہوتی ہوئی بولی، جاؤ معاف کیا کیا یاد رکھو گے؟ مہوش بھابھی مسکراتی ہوئی ان کے ساتھ نکل گئی۔ گلاب و موتیا کے مہکتے پھولوں کی لڑیوں کے درمیان بیڈ پر ڈارک گرین اور آتشی جھلملاتے دھمکتے چمکتے شرارہ سوٹ میں وہ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ دروازہ لاک کرتے شمائل کا دل اس کا یہ خلاف عادت تابے دار سا روپ دیکھ کر خوشگوار انداز میں دھڑکنے لگا۔ وہ دروازے سے بیڈ تک بچھائی گئی سرخ پتیوں کی بنائی گئی روش پر چلتا ہوا بیڈ پر بیٹھ گیا۔ گلے سے پھولوں کے ہار اتار کر بیڈ ٹیبل پر رکھے، فانوس کی روشنی میں کمرہ جگمگا رہا تھا، تازہ پھولوں کی خوشبو سے کمرہ مہک رہا تھا۔ وہ کچھ دیر تک شوق نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتا رہا، جس کا مکھرا لمبے گھونگھٹ میں چھپا ہوا تھا۔ کچھ توقف کے بعد وہ کھنکار کر بولا، السلام علیکم، مگر دوسری طرف مکمل خاموشی تھی۔ صرف تیز سانسوں کی آوازیں اس کی سانسوں سے ٹکرا کر اس کے نروس ہونے کا پتہ دے رہی تھی۔ اب ایسی بھی کیا دعوت کہ آپ مجھ پر سلامتی بھیجنے کی خیر خواہ نہ ہو؟ کچھ دیر بعد وہ اس کی طرف جھک کر شوخی سے بولا، وعلیکم السلام۔ کامتے ہوئے حیا آلود لہجے میں جواب آیا، اور شمائل فتح کے احساس سے جھوم اٹھا۔ اس کا دل چاہا وہ مارے خوشی کے پورے گھر میں بھنگڑا ڈالے۔ آج وہ اس بد دماغ، بد مزاج، گھمنڈی، مغرور لڑکی کو فتح کر چکا تھا، ورنہ کمرے میں آتے ہوئے وہ سوچ رہا تھا وہ اپنے مخصوص سٹائل میں مرنے مارنے کو تیار بیٹھی ہوگی، مگر یہاں اس کا روپ ہی عام لڑکیوں جیسا تھا، گھبرایا، شرمایا، مؤدب سا۔ مشرقی خون کی شاید تاثیر یہی ہوتی ہے۔ ارے بھائی، اب آپ کی شکل اتنی بھی ڈرونی نہیں ہے جو آپ نے اتنے لمبے گھونگھٹ میں چھپا رکھی ہے، وہ شوخی سے کہتا ہوا آگے بڑھا اور اس کا زرتار آنچل چہرے سے الٹ دیا۔ وہ اس وقت اس کے تصورات سے بھی زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ فانوس کی روشنی میں اس کا سادہ حسن دمک رہا تھا، میک اپ سے پاک چہرے پر بہت نکھار اور کشش تھی، کانوں میں گولڈ کے آویزیں، فراخ پیشانی پر بندیاں چمک رہی تھی، سائڈ میں جھومر سجا ہوا تھا، گلے میں سونے اور ہیرے کے کئی نیکلیس تھے، دونوں ہاتھ میں بھی اس کے زیورات سجے تھے، صرف اس کے نازک لبوں پر آتشی لپسٹک بہار دکھا رہی تھی۔ دوپٹہ اس کے ہاتھ سے پھسل کر اس کے شانوں پر گر گیا۔ وہ انگ سا اس کی صورت دیکھ رہا تھا جو نگاہیں جھکائے بیٹھی ہوئی تھی۔ شمائل پر بے خودی چھانے لگی۔ شمائل خان، خبردار، جو تم نے اس کریلے کی تعریف کر کے نیم پر چڑھایا، اس سے ایسی باتیں کرو جس سے یہ مرعوب ہو کر ہمیشہ یوں ہی تابیداری سے گردن جھکائے رکھے، قبل اس کے کہ وہ جذبات کریلے میں بہہ جاتا۔ اس کے دماغ نے سرگوشی کی، وہ فوراً سنبھل گیا، کوٹ اتار کر صوفے پہ اچھالا، شوز بیڈ کے نیچے کھسکائے اور تکیہ کھینچ کر اس سے کچھ فاصلے پر لیٹ گیا۔ آج بیچاری نانی جان سکون کی نیند سوئیں گی، کتنی فکر تھی انہیں، ان کی بد مزاج بددماغ جگرالو نواسی سے کون شادی کرے گا؟ دن رات اسی فکر نے انہیں بیمار کر ڈالا تھا، اور ان کی حالت کو دیکھتے ہوئے میں نے یہ قربانی دینے کا فیصلہ کیا۔ آخر میرے فیصلے سے نانی جان تندرست ہونے لگی۔ میرا تو پروفیشن ہی انسانیت کی خدمت ہے، اور شادی کر کے ثواب بھی مل گیا۔ وہ بمشکل مسکراہٹ دبائے اس کی طرف دیکھتا ہوا کہہ رہا تھا، وہ جو اس کی سب اذیتوں کو بھلائے ماما پاپا کی پہلی اور آخری خواہش کے مطابق دل سے اس مقدس رشتے کو قبول کیے۔ مشرقی باحیا باوفا بیوی کی محبت کے لیے اس کی منتظر تھی، اس عہد کے ساتھ کہ وہ اس کی بے لوث خدمت کر کے اپنی گزشتہ ساری بدتمیزیوں کی تلافی کر دے گی، مگر اس نے آتے ہی زخم لگانے شروع کر دیے تھے، اور لفظ ثواب نے اس کی نسوانی انا اور وقار کو کچل کر رکھ دیا۔ اچھا، آپ نے مجھ سے شادی ثواب حاصل کرنے کے لیے کی ہے؟ وہ جھٹکے سے سر اٹھا کر بولی، آف کورس، تم جیسی بددماغ لڑکی سے شادی کرنا عین ثواب ہے۔ وہ دلچسپی سے اس کی گندمی رنگت سرخ ہوتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ میں بد دماغ ہوں، بد مزاج ہوں، لڑاکا ہوں، تو تم کیا ہو؟ وہ سب ادب و آداب بھول کر گررا کر بولی، تمیز کا دامن مت چھوڑو، میں شوہر ہوں تمہارا۔ وہ اس کے خطرناک تیور دیکھ کر بولا، شوہر؟ کیا شادی ثواب حاصل کرنے کے لیے کی جاتی ہے؟ نہیں، شادی کے معنی تو مسرت و شادمانی کے ہیں، مگر یہ مسرت جب ہوتی ہے پارٹنر اگر من پسند ہو۔ ہاں، اگر تمہاری جگہ فریحہ ہوتی تو بات بن بھی سکتی تھی، مگر یہاں تو نانی کے دلی سکون اور تم پر ترس کھا کر شادی کرنا ثواب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ صرف اس کے سارے جذبے ارمان بھاپ کی طرح اڑ گئے۔ وہ بیوی نہیں، مجبوری تھی، وہ ناقابل محبت نہیں،
वो काबिल मोहब्बत नहीं, काबिल तर्स थी। सुहाग की सेज पर वो चाहतों के फूल चुनने के बजाय अपने मजाजी खुदा के मुंह से समझौतों के कांटे चुन रही थी। महकते फूलों की लड़ियां उसे दहकते अंगारों की मानद लगने लगी। अपनी चारों तरफ उसे आग सुलगती हुई महसूस हो रही थी, जिसकी तपिश से उसका तन मन जलने लगा। पोर पोर दहक उठी। उसकी समातों में एक नाम गूंज रहा था, फरीहा, फरीहा। उसने अपने दोनों हाथों से घूमते हुए सर को थाम लिया। क्या हुआ? वो उसकी वहशत ज़दा कैफियत देखकर मजाक भूलकर उसका हाथ पकड़कर उसके चेहरे की तरफ झुककर परेशानी से बोला, छोड़े मुझे। उसने झटके से हाथ छुड़ाया। हाथ में भरी चूड़ियाँ खनक उठी। यार मैं मजाक कर रहा था, तुम सीरियस हो गए? वो खुशामदी लहजे में बोला, हाँ, कभी आप मजाक करते हैं, कभी दर्स खाते हैं, कभी सवाब की खातर दूसरों को कांटों पर घसीटते हैं। मैं अंधी हूँ, लंगड़ी हूँ, अपाहज हूँ, इसलिए मुझे आपके अलावा कौन कबूल कर सकता था? सवाब, मैं आपको ऐसा बख्शूंगी, आप ज़िंदगी भर याद रखेंगे। वो रोते हुए कह रही थी और अपने जेवरात उतार उतार कर उस पर फेंक रही थी। यार यकीन करो, मैं मजाक कर रहा था। ये क्या कर रही हो? उसकी सारी शोखी हर शरारत हवा हो चुकी थी। वो बुखलाया हुआ उसे जेवरात उतारने से रोकना चाह रहा था, मगर वो इस वक्त जुनूनी हो रही थी। मिनटों में वो सारा जेवर उतार कर बेड पर फेंक चुकी थी। हाथ मत लगाएं। वो उसकी गिरफ्त से अपने दोनों हाथ छुड़ाने की जद्दोजहद करती हुई गुस्से से बोली, इतनी हसीन रात में रूठना नहीं अच्छा। हार जीत की बातें कल पर उठा रखें। आओ आज दोस्ती कर लें। मैं नहीं रहूँगी यहाँ, अब सिर्फ फरीहा ही आएगी। वो बिफरे लहजे में बोली, फॉर गॉड सेक, वो मजाक था। मजाक क्या? मुझे तुम जैसी हसीन लड़की दूसरी मिल सकती है सिवाय सिवाय तुम्हारे? छोड़ो यार जिद, देखो कितनी हसीन रात गुजरे जा रही है। आओ अपनी बातें करते हैं। उसने महकार की कमर के गिर्द बाजू डालकर उसे अपनी तरफ खींच लिया। समझती हूँ मैं आपकी चालाकी शमोइल खान, अगर आपने मुझे ज़बरदस्ती हासिल करने की कोशिश की तो मैं अपनी जान दे दूंगी। वो उसकी गिरफ्त से निकलकर धमकी आमेज़ लहजे में बोली, महक, वो जो मैंने कहा सब मजाक था। मैं तुम्हें तंग कर रहा था। मैंने तुमसे शादी अपनी मर्जी, अपनी पसंद और ज़िद से की है। मेरा यकीन करो जाना। उसे अपने भोंडे मजाक की संगीनी का एहसास अब हुआ था। वो इस वक्त को कोस रहा था जब उसे इम्प्रेस करने का ख्याल उसे आया था। शमोइल ने उसे समझाने की, बहलाने की बहुत कोशिश की, मगर सब बेसूद। वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। दोनों हाथों में चेहरा छुपाए रोए जा रही थी। मैं जा रही हूँ, पुप्पो के पास सोऊंगी। वो दुपट्टा और शरारा संभालती हुई उठने लगी। दिमाग दुरुस्त है तुम्हारा? सब मेहमान घर में हैं। वो बौखला गया। मगर मैं आपकी मौजूदगी में कमरे में नहीं रहूंगी। वो आंसू साफ करके बोली, ओके, अगर तुम्हें मेरे मजाक का यकीन नहीं आ रहा तो तुम्हारी मर्जी। तुम जब तक इस रिश्ते को कबूल नहीं करोगी, मैं अपने किसी भी हक का जबरन इस्तेमाल नहीं करूँगा। मैं चाहतों का शदाई हूँ, ज़बरदस्ती का कायल नहीं। मैं दूसरे कमरे में जा रहा हूँ, तुम बेफिक्र होकर सो जाओ। वो संजीदगी से कहता हुआ उठा। चंद लम्हे तक उसके भीगे चेहरे को देखता रहा, फिर तेज़ी से अंदरूनी कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर चला गया। वो औंधी लेट कर फूट फूट कर रो दी। सुबह बखैर। वो भी फजर की नमाज़ पढ़कर बेड पर बैठी ही थी कि अंदर से आकर सफ़ेद शलवार सूट में निखरा निखरा शमोइल उससे बोला। उसके फ्रेश चेहरे पर रात की किसी बात का शाइबा तक नहीं था। अलबत्ता उसकी सुर्ख आंखें लेमन कलर के कुर्ते सूट में मलबूस महकार पर थीं, जो सूजी हुई आंखों समेत इस सूट में बड़ी दिलकश सी लग रही थी। उसने कोई जवाब नहीं दिया। क्या रात भर रोती रही हो? वो उसकी आंखों में देखता हुआ बोला। मैं क्यों रोऊं? रोए मेरे दुश्मन। वो चटक कर बोली। शमोइल बेसाख्ता हंस पड़ा। तुम्हें यहाँ अपने करीब बैठे हुए मैं बारहा तस्वुर में देख चुका हूँ। तुम आज मेरे पास हो, इसी एहसास से मैं बहुत मगरूर सा हो गया हूँ। वो उसके नज़दीक बैठते हुए भारी आवाज़ में बोला। शिद्दत जज्बात से उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। मुझे बेवकूफ़ बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपके किसी फ़रेब में नहीं आऊँगी। आपकी मंजिल फरीहा है, मैं नहीं। ये बात मैं कभी नहीं भूल सकती। वो गुस्से से बेड से उठी और सामने सोफे पर बैठ गई। शमोइल लंबी सांस लेकर रह गया। दूसरे दिन वलीमा बहुत धूमधाम से हुआ। मेहमानों की बहुत बड़ी तादाद ने शिरकत की। ऑफ वाइट कोट सूट में शमोइल बहुत वजी लग रहा था। बेपनाह मुसरत उसके हर अंदाज से जाहिर थी। कोई उसके फ्रेश चेहरे से उसके अंदर के गड़बड़ हालात का अंदाज़ा नहीं कर सकता था। खूबसूरत स्टेज पर रखी कुर्सियों पर दरमियान में डार्क पर्पल कलर के सलमा सुच्चे मोतियों और दबके के काम से झिलमिलाते लहंगे सूट में महकार मेकअप और जेवरात में सजी दूसरी दुनिया की मखलूक लग रही थी। और सबकी निगाहों का मरकज़ वो दोनों थे। शमोल इस वक्त भी छेड़छाड़ करने से बाज नहीं आया। महकार मुश्किल से उसकी बातों को बर्दाश्त कर रही थी, जबकि वहाँ बैठी ख़वातीन कहके लगा रही थी, हूँ झूठा फ्रॉडिया, कैसे एक्टिंग कर रहा है, जैसे मुझ पर जान देता हो। तुमने सवाब और फरीहा का नाम लेकर मेरी अना को कुचल दिया है। मैं भी तुम्हें सुकून से नहीं रहने दूंगी। मेरी ज़िंदगी तुमने ख़राब की। वो दिल में बराबर बैठे लतीफ़े सुनाते हुए शमोल से मुखातिब थी। उठो, शाबाश, मुझे हस्पताल जाना है, फटाफट नाश्ता बना कर लाओ। वो बेखबर सो रही थी कि उसके झंझोड़ने पर आंखें खोलकर देखा। वो बेड के करीब खड़ा उसे देख रहा था। क्या है? मैं अभी तो सोई हूँ नमाज पढ़कर।
मुझे नाश्ता बनाना नहीं आता। उठो, अच्छी बीवी शोहर की खिदमत करती है तो उसे जन्नत मिलती है। खिदमत कभी मैंने अपने बाप की नहीं की तो आप क्या चीज़ है? वो तन से बोली, इस मामले में तुम बदकिस्मत हो जो ये सादत हासिल न कर सकी, मगर अपने होने वाले बच्चों के बाप की खिदमत तो तुम्हें करनी पड़ेगी। वो उसकी तरफ झुककर शरारत से बोला, मुझे काम की आदत नहीं है। उसकी बेबाकी पर उसका चेहरा गुलनार हो गया। वो गर्दन झुकाकर बोली, वो तुम्हारे बाप का घर था, ये तुम्हारे शोहर का घर है। अच्छी बीवी वही होती है जो शोहर के एहसासात और जज्बात का ख्याल रखे। हमारी शादी को 15 दिन हो चुके हैं। अभी तक भाभी पहले की तरह मेरा सारा काम कर रही हैं। अब तुम्हें ये ड्यूटी संभालनी है। क्यों? मैं यहाँ आपकी आया बनकर आई हूँ। वो बिगड़े लहजे में बोली, मेरे पास अभी टाइम नहीं है, वापसी पर लड़ लेना मुझसे। प्लीज़ अभी नाश्ता बना कर ला दो। वो उसका हाथ पकड़ कर उठाता हुआ बोला, महकार समझ गई, वो एक नंबर का ढीठ इंसान है। जब तक वो नाश्ता बनाकर नहीं लाएगी वो यूं ही बकवास करता रहेगा। वो पाँव पटकते हुए कमरे से चली गई। शमोइल सीटी बजाता हुआ बाथरूम की तरफ बढ़ गया। उसने बहुत कोशिश की महकार को यकीन दिलाने की, मगर वो किसी सूरत मानने को तैयार नहीं थी। शमोइल अंदरूनी बेडरूम मुस्तकिल इस्तेमाल कर रहा था। महकार ने भी इस कमरे में झांकने की कोशिश नहीं की। वो अपनी दुनिया में मगन थी। शादी के बाद भी उसकी रूटीन नहीं बदली। शादी को 15 दिन हो चुके थे, मगर वो अभी तक घर के किसी फर्ज से घुली मिली नहीं थी। सारा दिन कमरा बंद किए अंदर रहती। आंसा बेगम और महविश ने 2-3 दफ़ा उसे तकरीबात में ले जाने की कोशिश की, मगर उसके बिगड़े तेवर देखकर वो पीछे हट गई। आंसा तो वैसे भी उसके मिजाज से वाकिफ़ थी। उन्होंने बड़ी बहू को भी समझा दिया कि महकार की मर्ज़ी के बगैर कुछ न किया जाए। इस तरह उसे ज़्यादा ढील मिल गई अपनी मनमानी करने की। शमोइल तैयार होकर बैठा नाश्ते का इंतज़ार कर रहा था। पिछले 1 घंटे से वो नाश्ता बनाने गई हुई थी। मामूली से नाश्ते में इतनी देर, तो खाने में कितना टाइम लगाओगी? वो नाश्ता लेकर आई तो वो अखबार टेबल पर रख कर बोला, इतनी जल्दी तो बना कर लाई हूँ। वो ट्रे उसके आगे रखती हुई बोली, माशाअल्लाह, नाश्ता भी अपने मिजाज की तरह बना कर लाई हूँ। वो जले हुए स्लाइस को देखता हुआ बोला, और ये हाफ फ्राई अंडे, लगता है इनको तो हथौड़े से तोड़कर खाना पड़ेगा। वो एक एक चीज़ को मुस्कुराते हुए देख कर राय दे रहा था। आओ नाश्ता करो, तुम वहाँ क्यों बैठ गई? मैं सुबह को कुछ नहीं खाती, 11 बजे नाश्ता करती हूँ। उसकी इतनी मेहनत से बनाए गए नाश्ते पर उसके भरपूर तर्जिए ने उसका दिमाग खुला डाला था। एक निवाला खा लो, नाश्ता तुम अपने स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक ही करना। वो स्लाइस में अंडा रख कर लाया और उसके नाना करने के बावजूद ज़बरदस्ती उसके मुंह में भर दिया। उसे मजबूरन खाना पड़ा और उसे अपने फौहरपन का खुद ही एहसास हुआ। जब सख्त अंडे और जले हुए स्लाइस का जायका उसके मुंह को कड़वा कर गया, उसने हैरत से सामने नाश्ता करते शमोइल को देखा जो मज़े से नाश्ता कर रहा था। अगर उसकी बजाय उसके खुद के पास ऐसा नाश्ता आता तो वो लाने वाले के मुंह पर दे मारती। क्या शय है ये आदमी? उसने शमोइल के चेहरे पर निगाह डालते हुए सोचा। अरे देखना है तो प्यार से देखो, हैरत से क्यों देख रही हो? वो चाय पीते हुए मुस्कुराया। तौबा, इस आदमी की आंखें कितनी तेज़ है। वो झींक मिटाने के लिए बाथरूम की तरफ बढ़ गई। वो बालों में ब्रश कर रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। यस कम इन। वो एक लम्हे को हाथ रोक कर बोली, क्या हो रहा है भाई? महविश हाथ में पकड़ी ट्रे के अंदर 2 कप चाय के मग रखे अंदर आकर बोली, बाल बना रही थी, आप बैठे? वो बालों में बैंड लगाती हुई बोली, आंटी को रात से बुखार है, वो दवाई खाकर सो रही हैं। जरगाम सुबह की फ़्लाइट से शिकागो गए हैं, बिजनेस ट्रिप पर। फरहान आया के पास है, मैं बोर हो रही थी, सोचा तुमसे कुछ गपशप की जाए। अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं कुछ देर ये बैठ जाऊँ यहाँ। वो उसके हाथ में चाय का कप पकड़ाती हुई बोली, आपने मुझे शर्मिंदा कर दिया। मैं इतनी भी बदअखलाक नहीं हूँ जो आपका अपने कमरे में आना पसंद नहीं करूँगी। वो उनके हाथ से मग लेती हुई मुस्कुराई, मेरा ये मकसद ही, दरअसल तुम इतना अरसा बाहर रही हो, जाहिर है तुम्हें तनहा रहने की आदत होगी। हालांकि जरगाम कितनी मरतबा आउटिंग के प्रोग्राम बना चुके हैं, मगर आंटी ने और मैंने मना कर दिया कि तुम अभी आंटी अंकल की अचानक मौत के सदमे से नहीं संभली, इसलिए ज़्यादा कहीं आने जाना पसंद नहीं करती। जरगाम को भी एहसास है इस बात का, इसलिए उन्होंने भी ज़्यादा इसरार नहीं किया। महविश चाय पीते हुए बता रही थी, कब आएंगे जरगाम भाई? वो शर्मिंदगी से बोली। वो शमोल को तंग करने के चक्कर में कितने प्यारे लोगों को नज़रअंदाज कर बैठी थी। जरगाम भाई से उसकी मुलाकात 2-3 मरतबा डिनर टेबल पर हुई थी। वो बहुत संजीदा और मोहब्बत करने वाले थे। उससे बातें करते वक्त उनका अंदाज भाई की तरह होता। शायद 1 माह लग जाए। जरगाम जाते हैं तो मुझे लगता है दुनिया ही बेकशिश हो गई है। बेडरूम मुझे खाने को दौड़ता है। जब भी जरगाम बिजनेस ट्रिप पर जाते हैं मैं आंटी के कमरे में पना लेती हूँ। जरगाम हैं भी बहुत मोहब्बत करने वाले। वो मग टेबल पर रखती हुई बोली, इतना चाहती हैं आप जरगाम भाई को? वो हैरान हुई। तुम शमोइल को नहीं चाहती हो? वो शरारत से हंसते हुए बोली, चाहत चाहे जाने से जन्म लेती है, यहाँ तो सवाब कमाने का सौदा हुआ है। वो सर झुकाकर सोचने लगी, अरे शर्मा गई। अच्छा भाई नहीं बताओ। वो उसके सर झुकाने को शर्म समझने लगी। अरबा का फ़ोन आए तो बहुत अरसा हो गया। वो मौजू बदलने के लिए बोली, हाँ शायद आज कल में आ जाए। आओ बाहर बाहर लिविंग रूम में बैठते हैं। मैं भी छुट्टी तो वो भी उठ गई। मुलाजमा भी कमरे में सफाई करने आ गई थी। बड़े कमरे में वो दोनों बातों में मसरूफ़ हो गई।
महविश बहुत बतूनी थी। महकार को ज़्यादा बोलने का मौका नहीं मिला और ये उसके लिए बेहतर था, वरना उसके पास कोई खुशगवार बातें नहीं थी जो वो उन्हें सुनाती। अब मैं सोच रही हूँ कुछ दिन अम्मी के यहाँ गुजारा हूँ, फिर ज़रगाम कहाँ जाने देंगे। आंटी से पूछूंगी पहले। पुप्पो मना तो नहीं करेंगे आपको? नहीं, फिर भी इजाज़त उनकी ज़रूरी है। भाभी, आप अकेली बातें कर रही हैं, तबीयत तो ठीक है ना? फरहान को गोद में उठाए हुए शमोइल वहाँ आकर महविश से मुखातिब हुआ। उसके चेहरे पर शरारत थी। तुम्हें मेरे बराबर में बैठी महक नज़र नहीं आ रही? वो इसकी शरारत नहीं समझ सकी। ओह अच्छा, ये भी यहाँ बैठी हुई है। सॉरी यार, माफ़ करना, दरअसल ये गलती तुम्हारी है। ब्लैक में ब्लैक मिलकर और ज़्यादा ब्लैक हो जाता है। तुम मुझे यहाँ बैठी हुई नज़र ही नहीं है। ये कलर नहीं पहना करो। वो उसे पूरी आंखें फाड़ फाड़ कर देखने के बाद बोला, हर वक्त का मजाक अच्छा नहीं होता। कितनी प्यारी तो है महक, बिल्कुल चंबेली जैसा कलर है महकता हुआ। ये सूट कितना खूबसूरत लग रहा है उस पर। वो उसके ब्लैक कढ़ाई वाले सूट की तरफ इशारा करके बोली। किसी का दिल रखने के लिए झूठ बोलना भी बड़े सवाब का काम है। वो सोफे पर बैठा रंग तो देखने वाला फरीहा का है। वो सुर्ख चेहरा लिए गुस्सा जब्त करती महकार को चिढ़ाने लगा। अच्छा, तुम्हें पहले तो इसका रंग फारीमी अंडे जैसा लगता था, बेकशिश व बेनूर। ये तो दस्तूर दुनिया है, जब चीज़ पास नहीं होती फिर उसकी कदर आती है। वो मसनूई आह भरने लगा। ये तुम्हारा मजाक किसी दिन तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा, समझे? मैं चाय बना कर ला रही हूँ। महविश उठकर किचन में चली गई। महकार होन करते हुए उसे गुस्से से देखने लगी। शोहर को गुस्से से नहीं देखते, गुनाह मिलता है। प्लीज़ अपनी आंखें नीची करो, मुझे डर लग रहा है, कहीं इनमें डूब ना जाऊँ। उसने खौफजदा होने की कामयाब अदाकारी की। वो कुछ देर तक तो उसे इसी तरह घूरती रही, फिर पाँव पटकती हुई कमरे से निकल गई। ओह मेरी सांवली सलोनी सी महबूबा, झील जैसी आंखों। उसकी गुनगुनाहट ने दूर तक उसका पीछा किया। वो चाय पीकर कमरे में आया तो वो कमरे में अंधेरा किए बेड पर औंधी लेटी रो रही थी। उसे कमरे में आते देखकर उठकर बैठ गई। तुम रो रही हो? वह फानूस ऑन करता हुआ बोला। उसने कोई जवाब नहीं दिया। रो नहीं, आज एक क्रीम आज एक क्रीम आई है रंग गोरा करने वाली। मैं ख़ास तौर पर तुम्हारे लिए लाया हूँ। चंद रोज़ के इस्तेमाल से देखना, चेहरा गोरा होने से नसीब की स्याही नहीं मिटती। वो उसकी शोखी की परवाह किए बगैर संजीदगी से बोली। तुम्हारा नसीब तो मैं हूँ, इस लिहाज से तुम्हारा नसीब सुर्खों से पैद है। वो मुस्कुराया। मैं काली हूँ, बदसूरत हूँ, तो क्यों ज़िंदगी ख़राब की अपनी भी और मेरी भी? बताया है, कुछ मजबूरियाँ होती हैं। वो आला किस्म की ढीठ मट्टी का बना हुआ था या उसकी संगदिली के बदले ले रहा था? मजबूरी नहीं, लालच बोली। मैं बदसूरत हूँ, बेकशिश हूँ, मगर मेरे साथ आने वाली दौलत बहुत कशिश और ताकत रखती है। फरीहा की मोहब्बत सीने से लगाए सिर्फ और सिर्फ दौलत हासिल करने के लिए आपने मुझसे शादी की है। वो सोफे पर बैठे शमोल से तुर्ज लहजे में बोली। अच्छा, तुम्हारा ख्याल है मेरे पास दौलत नहीं है? ये घटिया सोच है तुम्हारी। मेरे डैडी मरहूम मुल्क के चंद बड़े सरमायादारों में शुमार होते थे। अब भाईजान है। मुझे बचपन से डॉक्टर बनने का शौक था, इसलिए मैं आज कामयाब सर्जन हूँ। पैसा मेरे पास भी कम नहीं है। चोरी पकड़े जाने पर यूं ही सफाइयाँ पेश की जाती हैं। आपका असल चेहरा मैं देख चुकी हूँ। अब एक लम्हे के लिए भी मैं आपके साथ नहीं रह सकती। वो फैसला कौन हुई? तुम मेरे साथ रह कब रही हो? हम अलग अलग कमरों में रह रहे हैं। मैं घर वालों को धोखा देने के लिए इस कमरे में आकर अंदर बेडरूम में जाता हूँ कि उन्हें मालूम ना हो मुझे किस कदर हर धर्म बीवी मिली है। बहरहाल मैं कुछ देर आराम करने जा रहा हूँ। आज मेरी नाइट ड्यूटी है। क्लिनिक से मैं अस्पताल चला जाऊँगा। और सुनो, ज़्यादा बोलने वाला अक्सर पछताता है। वो उठकर अंदर कमरे में चला आया। अम्मी, आप किचन में? तबीयत ठीक नहीं है आपकी? वो नाइट ड्यूटी से आया तो आंसा बेगम को किचन में काम करते देखकर बोला। महविश रात को मैके चली गई थी, आज बुआ भी नहीं आई। महक उठने वाली नहीं है, इसलिए मैं नाश्ता बनाने लगी। वो सुबह की भूखी होती है। वो अंडे फ्राई कर रही थी। अम्मी, मत बिगाड़ें उसको उतना, पहले ही उसके मिजाज दुरुस्त नहीं रहते। उसका फ़र्ज़ है आपकी खिदमत करने का, या मैं उसे बहू नहीं बेटी समझती हूँ। उसने कहाँ काम किया है घर में? भाई भाभी फूलों की तरह संभाल कर रखते थे। वो मुझे बेटी से ज़्यादा अजीज़ है। तुम कपड़े बदलो, मैं तुम्हारे लिए भी नाश्ता बनाती हूँ। मैं करके आया हूँ। वो होंठ भींचता हुआ वहाँ से निकलकर बेडरूम में आ गया। महकार उठ चुकी थी, ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी बाल संवार रही थी। उसने एक नज़र थके हुए सुर्ख आंखें बिखरे बालों वाले शमोल के एक नज़र देखा, फिर दोबारा बालों में ब्रश चलाने लगी। वो नाइट ड्यूटी से ऐसे ही थका हुआ आता था। तुम्हें मालूम है अम्मी जान की तबीयत ठीक नहीं है, नाश्ता खुद नहीं बना सकती थी। वह पहली मर्तबा उससे संजीदगी से पूछ रहा था। अगर पुप्पो ने नाश्ता बना दिया तो क्या कमाल कर दिया। मेरी मम्मी भी मेरे लिए नाश्ता बनाया करती थी। वो बेपरवाह अंदाज में बोली। मैं तुम्हें अपनी माँ की खिदमत करने के लिए लाया हूँ, माँ से तुम्हारी खिदमत करवाने के लिए नहीं। इतना चीख क्यों रहे हैं? माँ वो आपकी हैं, शौक से खिदमत कीजिए, मैंने कब रोका है? मेरी माँ तुम्हारे लिए भी माँ का दर्जा रखती है। जाओ जाकर उनसे माफ़ी मांगो और आइंदा मैं कभी उन्हें इस तरह काम करते ना देखूं। वो इस वक्त बहुत गुस्से में था। खलंडरा शोख शमोइल कहीं गायब हो गया था।
आप मुझे क्यों धौंस दिखा रहे हैं? मैं क्यों माफ़ी मांगूं? वो बालों में क्लिप लगाते हुए बोली, महकार, तुमने अभी मेरा प्यार सिर्फ प्यार का अंदाज देखा है। मुझे जिद दिलाने की कोशिश मत करो, चली जाओ। कितनी मासूम और हमदर्द नजर आने वाली बुफो कितनी मकार और चालाक है। ज़रा सा नाश्ता क्या बना रही हैं? बेटे को भड़का कर भेज दिया। महकार, तो मेरे सामने मेरी फरिश्तों जैसी माँ की तौहीन कर रही हो। वो गुस्से से बिफरा हुआ खुद पर काबू ना पा सका। उसका हाथ उठा तो उठता चला गया। महकार के रुखसारों पर उसकी मजबूत उंगलियों के निशान छप गए। वो दोनों हाथों में चेहरा छुपाए रो रही थी। मैं समझा था तुम नाजो नवाम में पली एक नासमझ और ज़िद्दी लड़की हो, मगर ये मेरी भूल थी। तुम निहायत खुद सर, खुद पसंद और हर दर्जा बदतमीज़ लड़की हो, जिसे रिश्तों के तकद्दुस का ना एहतराम है, ना लिहाज। मैंने तुम में अपना आइडियल तलाश किया था। मैंने तुमसे शादी करने की खातिर मामूओं से दुश्मनी ली। उन्होंने कोई लिहाज मरफ़त के बगैर मुझे लालच दिए, बेपनाह दौलत के, जायदाद के। छोटे मामू फरहीन के लिए बजीद थे, बड़े मामू फरिया के लिए। मगर मेरे साफ इनकार पर मुझे धमकियाँ दी, मगर मैं ज़रा भी मरूब नहीं हुआ। मैंने ये बातें किसी को भी नहीं बताई, हत्ता के फरहाद पर भी कभी जाहिर नहीं किया। और अम्मी और नानी से ज़िद करके तुमसे शादी की और तुम्हारी सारी ज़्यादतियों को इसलिए बर्दाश्त करता रहा कि तुमसे मुझे मोहब्बत थी। मगर आज तुमने मेरे सारे खूबसूरत ख्वाब चिकनाचूर कर दिए, तोड़ दिया। तुमने मुझे तोड़ दिया। उसका भीगा भीगा लहजा टूटा हुआ था। वो शिकस्ता कदमों से चलता अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। महकार को यकीन नहीं आ रहा था, ये वही शोहो शरीर शमोइल है जिसने संजीदा होना तो कभी सीखा ही नहीं था। आज उसका सच्चे लफ्ज़ों में इकरार मोहब्बत से वो महबूत होकर रह गई थी। उसके टूटे हुए लम्हे की किरचियाँ उसे अपने दिल में चुभती हुई महसूस हो रही थी। शादी के बाद के सारे मंजर उसकी निगाहों में घूमने लगे। वाकई उसने उसकी हर ज़्यादती, हर बदतमीज़ी खंदा पशानी से बर्दाश्त की थी। हस्पताल और क्लिनिक जाने की तैयारी वो खुद करता। सुबह का नाश्ता उसे मुलाजमा के हाथ का पसंद नहीं था, इसलिए पहले भाभी बना कर देती थी। शादी के बाद उसने मना कर दिया। महकार ने उसे मुश्किलों से एक दफ़ा जला हुआ नाश्ता तैयार करके दिया, जिसे उसने बखुशी खाया। इसके बाद ना उसने कहा, ना उसने खुद बना कर दिया, बल्कि वो नाश्ता खुद करके चला जाता था। वो बेखबर पड़ी सोती रहती। लंच और डिनर वो घर वालों के साथ करता था। उसकी मर्जी होती तो वो जाती, वरना ज़्यादातर मुलाजमा उसे कमरे में दे जाती थी। घर वाले भी उसकी बातें इसलिए बर्दाश्त कर रहे थे कि वो उसे अजीज़ थी, वरना ये तो आम बात है। अगर शोहर कदर करने वाला होगा तो ससुराल वाले खुद कदर करते हैं। मैं कितनी बदनसीब हूँ जो इतने बेहतरीन इंसान की कदर ना कर सकी। नहीं, मैं आपको आपका आइडियल बनकर दिखाऊंगी। मैं आपके फ़ख्र को कायम रखूंगी। मैं आपको पाने के लिए खुद को मिटा दूंगी, मार दूंगी अपनी अना को। रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना शुरू हो चुका था। आज 19वां रोज़ा था। वो जल्दी जल्दी मुलाजमा के साथ मिलकर दस्तरखान पर इफ्तारी का सामान रख रही थी। 2 दिन पहले शमोइल नानी जान को ले आया था और उनके हुक्म पर कालीन पर दस्तरखान बिछाकर रोज़ा और सहरी खाई जाती थी। उन्होंने सुर्ख दस्तरखान को इस्तेमाल करने की इस कदर फजीलत बयान की कि मुलाजिम 2-4 बाज़ारों में घूमा, जब कहीं उसको सुर्ख दस्तरखान मिला। ज़रगाम कुछ अरसे के लिए शिकागो वहीं रुक गए थे और उन्होंने महविश और फरहान को भी रमज़ान से पहले बुलवा लिया था। इन दोनों के जाने से घर में सन्नाटा छा गया। शमोल की सारी शोखी शरारत गुम हो चुकी थी। उस दिन के बाद से उसने महकार को मुखातिब करना ही छोड़ दिया। बाजी उलट गई थी। पहले वो उसकी बिगड़ी तेवरियों के बावजूद उसकी दिलजोई में लगा रहता था, उसकी हर बदमिजाजी और तंग मिजाजी की परवाह किए बगैर, और अब वो बिल्कुल कठोर और संगदिल बन गया था। महकार ने अपने आप को उसके लिए बदल डाला था। उसका हर काम अपने हाथ से करती, नाश्ता, लंच, डिनर खानसामा के साथ मिलकर खुद तैयार करती, उसके ड्रेस प्रेस करती, शूज़ पॉलिश करती, उसके उठने से पहले उसका तमाम सामान बाथरूम में रख देती, उसके तैयार होने तक नाश्ता टेबल पर सजा देती। पुप्पो की भी बेहद खिदमत कर रही थी। 3 माह के अरसे में उसमें मुकम्मल चेंज आ गया था। अक्खर बदतमीज़ महकार बहुत सलीकाशार, सुगर और बातमीज़ हो गई थी, मगर वो उसकी जानिब से ऐसा पत्थर हुआ कि एक निगाह डालने का रवादार न था। वो जितना उसकी तरफ बढ़ती वो इतना ही दूर होता जा रहा था। पिछले महीने से वो ज़ाती हस्पताल बनाने के सिलसिले में इस कदर बिजी था कि घर भी बहुत लेट आता। रोज़ा खुलने में 15 मिनट बाकी थे। महकार दस्तरखान पर सब सामान सजा चुकी थी और वज़ू करने चली गई। माशाअल्लाह, मुझे यकीन नहीं आ रहा ये महकार इतनी समझदार खिदमतगार हो गई है। मुझे डर था ये किसी तरह निबाह करेगी, मगर अल्लाह का शुक्र है इसने खुद को संभाल लिया है। हाँ अम्मी, 3 महीनों से तो महकार बिल्कुल बदल गई है। लगता ही नहीं ये बहू है, बिल्कुल बेटी की तरह मेरी देखभाल करती है और घर भी संभाल रखा है। आंसा भी उसकी तारीफ़ करते हुए बोली। वो इससे बहुत खुश रहने लगी थी। काम वगैरह से फारिग होने के बाद महकार उन्हीं से बातें करती रहती। महकार वज़ू करके आकर यासीन शरीफ पढ़ने लगी। शमोइल सलाम करता हुआ कमरे में आया। वालेकुम अस्सलाम। वक्त के वक्त घर में घुसते हो, 1 आध घंटे पहले आ जाया करो। रोज़े पूरे रख रहे हो, आराम बिल्कुल भी नहीं कर रहे। नानी जान उसे देखते हुए शुरू होगी। नानी जान दुआ कीजिए अस्पताल जल्द मुकम्मल हो जाए, वो संजीदगी से बोला। महकार ने लम्हे भर को मजमूए वज़ाइफ से निगाह उसके चेहरे पर डाली।
सफ़ेद करफ्तार कुर्ते सूट में सफ़ेद क्रोशियों की बनी टोपी पहने उसके वजीह चेहरे पर थकन के आसार थे। सारी ताजगी और बशाशत खो गई थी। उसका शिद्दत से दिल चाहा अपनी पलकों से उसकी सारी थकन चुन ले, उसकी सहरंगेज आंखों में खोकर अपनी सारी संजीदगी भूल जाए, उसकी गुदास बाहों में छुपकर सारी रंजिशें सर्द महली भुलाकर फिर से वही शरीर और शोख शमोल बन जाए। काश! रमज़ान का बरकत महीना बहुत सूरत से गुजर रहा था। सहरी और इफ्तार की तैयारियों के साथ साथ ईद की तैयारियां भी शुरू हो गई थीं। वो ज़िंदगी में पहली मर्तबा बहुत जोशो खरोश से घर संवारने में लगी थी। मुलाजमीन के साथ मिलकर उसने पूरे घर की तरतीब बदल डाली। लिविंग रूम और ड्राइंग रूम में नया फर्नीचर, कालीन डाले, सब जगहों के पर्दे तब्दील किए। तीनों तरफ फैले हुए बड़े सारे लॉन में भी बाहर से फूलों वाले नहायत कीमती और दिलरुबा पौधे मंगवा कर रखे थे। बाहर से अंदर तक पूरा विला जगमगा रहा था। नानी जान और आंसा बेगम उसकी तारीफें करती नहीं थकती थी, मगर जिसकी खातर ये चेंज आया था, जिसकी एक तो सीफी निगाह करम की खातर, जिसके एक तारीफी जुमले के लिए उसके कान और आंखें मुंतजिर थे, जिसकी शदीद मोहब्बत की कशिश ने उसका तन मन बदल डाला था, उसके पलट के आने के इंतज़ार में वो रात दिन शम्मा की तरह सुलगने लगी थी। जो उसके सीने में दिल बनकर धड़कने लगा था, वो उससे गुरेजा था। उसके जज्बों को जानने के बावजूद, उसकी चाहतों को महसूस करके भी पत्थर बना हुआ था। उसकी ज़िद उसकी राह की रुकावट थी, तो वो अना के भंवर में फंसी हुई थी। दोनों पहल करने के लिए, झुकने के लिए तैयार नहीं थे। बेटा, इसको कहते हैं चिराग तले अंधेरा। वो नमाज तराहिब से फारिग होने के बाद चाय बनाने के इरादे से अपने कमरे से निकल कर किचन की तरफ जा रही थी। राहदारी से गुजरते हुए अंदर कमरे से नानी की आवाज़ सुनकर ठठक कर रुक गई। खिड़की पर पर्दा पड़ा हुआ था, वो वहाँ खड़ी हो गई। इतने बड़े डॉक्टर होते हुए तुम्हें इस बात की फिक्र परेशानी नहीं है कि महकार की गोद अभी तक खाली है? शादी को साल होने वाला है, कोई इलाज वगैरह कराओ। अरबा की गोद में माशाल्लाह महीने भर की बेटी खेल रही है। कितनी खूबसूरत तस्वीरें हैं उसकी। नानी जान की तशवीश उसे अंदर तक जख्मी करके शर्मिंदगी और खौफ से वो काम गई। अरे नानी जान, अभी हम खुद बच्चे हैं, भला अभी हमारी उम्र ही क्या है? वैसे भी मैं इतना बिजी हूँ, इन दिनों बच्चे कदई नहीं संभाल सकता। अंदर से बहुत अरसे बाद उसकी शोखी भरी आवाज़ सुनाई दी। उसकी आंखों में मारे नदामत के पानी जमा होने लगा। कितना अजीम और आला ज़र्फ था जो अब भी उसे रसवाई से बचा लिया था। हाँ, बच्चों को तो जैसे तुम ही संभालोगे। जाहिर सी बात है नानी जान, अम्मी तो बहुत कमज़ोर हो गई हैं, और आपकी पोती साहिबा अपने नाज नखरे संभाल लें तो बहुत है, बच्चे कहाँ संभलेंगे उनसे। और वैसे भी आजकल मॉडर्न दौर है, बच्चे तो बाप ही संभालते हैं, माँ को तो फैशन से फुर्सत नहीं होती। तुमसे तो बात करके महसूस होता है पत्थर से सर फोड़ा है। नानी की झुंझलाई हुई आवाज़ आई। बेटा, महकार को साथ ले जाओ, हो सकता है आज चांद रात हो जाए, ईद की शॉपिंग करवा कर ले आओ। बच्ची ने घर संवार दिया, मगर अपने लिए चूड़ियाँ तक नहीं लाई। जाए किसके साथ वो? सहेली कोई उसकी है नहीं। भाइयों के बच्चों ने यहाँ आना ऐसे ही छोड़ दिया, जैसे हमसे कोई किसी का कोई रिश्ता ही नहीं। अम्मी को आए हुए भी पूरा महीना हो गया है, मगर मजाल है कोई बेटा बहू या पोता पोती आकर झांके हो यहाँ। आंसा बेगम की आवाज़ है। नानी जान, अब यहाँ से कहीं नहीं जाएंगी, कोई आए अभी तो मैं नानी को जाने नहीं दूंगा। कैसा फैज़ देती है आजकल की औलाद। इस औलाद के पीछे माँ बाप ज़िंदगी ख़राब कर देते हैं। इनकी भलाई में अपना चैन सुकून गंवा कर उन्हें इस काबिल करते हैं, और जब औलाद का वक्त आता है माँ बाप की परवरिश का बदला उतारने का, तो वो उन्हें बोझ लगने लगते हैं। उनकी आवाज़ भीगने लगी। सब मर्द ऐसे नहीं होते नानी जान, बेगैरत तो कमज़र्फ होते हैं वो मर्द जो बीवी के मुंह से माँ की बुराई सुनने के बजाय उनका मुंह नहीं तोड़ते। अंदर से शमोल की भारी आवाज़ सुनाई दी, और महकार के दोनों हाथ बेख्तियार अपने रुखसारों पर जम गए। पुप्पो को उस दिन नाश्ता बनाते देखकर, उसके मुंह से उनके लिए गुस्ताखी के जुमले सुनकर, उसने लम्हे भर में अपनी मोहब्बत और चाहत भुलाकर उसके रुखसारों पर अपनी उंगलियों के ऐसे निशान छोड़े थे कि गुज़िश्ता नहीं, अगले 2 दिन तक उसके रुखसारों पर जब्त निशानों को मुलाजमिन और पुप्पो से छुपाने के लिए क्या क्या जतन किए थे। माँ से गुस्ताखी की सज़ा में भी उससे बोलना तर्क कर चुका था। सच है ये भी किसी बुजुर्ग का फरमाना, जो मर्द माँ की इज़्ज़त करता है वो बीवी से भी मोहब्बत करता है। उसकी शराफत, उसकी चाहत का ये सबूत बहुत था कि 10 माह का अरसा गुजर जाने के बावजूद वो भटका नहीं था, ना ही उसने महकार को ज़बरदस्ती कल करने की कोशिश की थी। वो खामोशी से किचन में आकर वहाँ मौजूद डाइनिंग टेबल के गिर्द रखी कुर्सी पर बैठ गई। नानी जान की तशवीश उसे बड़ी परेशानी में मुब्तला कर गई थी। उसका जिस्म अनजाने खौफ से आहिस्ता आहिस्ता कांप रहा था। अगर उन्होंने ज़बरदस्ती किसी लेडी डॉक्टर या मिडवाइफ से चेक करवा लिया तो क्या होगा? कैसे बताएगी उन्हें कि शमोइल सिर्फ निकाह के कागजात तक उसका शोहर है? इस्तवाजी लिहाज से उसने आज तक उसे कबूल नहीं किया। अगर उन्हें ये सब मालूम हो गया तो यकीनन मैं ही कसूरवार ठहराई जाऊंगी और वो साफ बच जाएगा। क्या जाता शमूल का, अगर वो मुझे ये ना बताते कि उन्होंने ये सब सवाब के लिए किया है, तो मैं अपना सब कुछ उन पर निसार करने को तैयार थी। अब जबकि मुझे उनके मजाक का यकीन आ चुका है
तो وہ ضد میں اکڑے ہوئے ہیں کہ میں خود انہیں مخاطب کروں، مگر میں اپنی انا کو مار بھی دیتی ہوں تو میرے اندر کی وہ دم توڑتی مغرور اور گھمنڈی لڑکی میرے راستے کی دیوار بن جاتی ہے۔ میرے معبود مجھے صراط مستقیم دکھا جو میں اپنی گم گشتہ جنت تک پہنچ جاؤں۔ اس نے دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپاتے ہوئے اللہ سے فریاد کی۔ بی بی جی خیریت تو ہے نا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے رجا جی آپ کی؟ ملازمہ کی پریشان آواز پر اس نے چہرہ اٹھا کر دیکھا۔ وہ پریشانی سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کچھ نہیں کریمن، ایسے ہی سستی آ رہی ہے، وہ بات بناتی ہوئی مسکرا کر بولی۔ میں کڑک چائے بنا دیتی ہوں، بلکہ آپ کمرے میں آرام کریں، میں بڑی بیگم وغیرہ کو بھی چائے دوں گی اور آپ کو بھی دے دوں گی۔ ملازمہ کی ہمدردی پر وہ مسکراتی ہوئی کچن سے نکل آئی۔ اس کا ارادہ کمرے میں جانے کا تھا، کیونکہ تینوں اس قسم کی باتوں میں الجھے ہوئے تھے، اسے اندر جانا مناسب نہیں لگا۔ وہ دبے قدموں سے اس کمرے کے سامنے سے گزرنے لگی تاکہ اس کے قدموں کی آواز سے وہ یہ خیال نہ کرے کہ وہ ان کی باتیں سن چکی ہیں۔ نہیں نانی جان، مہک کو یہ سب کچھ کسی طرح بھی معلوم نہیں ہونا چاہیے۔ شموئل کے منہ سے اپنا نام اور اس کے مضبوط لہجے نے اس کے بڑھتے قدم روک لیے۔ وہ کھڑکی کے قریب کھڑی ہو گئی تھی تو یہ بہت معیوب اور اخلاق سے گری ہوئی حرکت، اور وہ اسے پسند بھی نہیں کرتی تھی، مگر دونوں مرتبہ انداز اسے اتنے پورے اصرار اور فکر انگیز لگے کہ وہ بے اختیار یہ گھٹیا حرکت کرنے پہ مجبور ہو گئی۔ بھلا یہ بھی کوئی چھپانے والی بات ہے؟ آج نہیں تو کل اسے معلوم ہو ہی جانا ہے۔ کب تک چھپا رہ سکتا ہے اس سے؟ نانی کی آواز نے اسے وسوسوں کے جنگل میں بھٹکا دیا۔ اس کا دل اتنی تیزی سے دھڑکنے لگا جیسے سینہ توڑ کر ابھی باہر آ جائے گا، جو اندیشوں سے پہلے ہی لرز رہا تھا۔ وہ بہت حساس اور خوددار لڑکی ہے نانی جان۔ وہ آج تک اس خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ اشفاق انکل لاکھوں کی جائیداد چھوڑ کر گئے ہیں جس کی وہ مالک ہے۔ وہ اسی کے سہارے اتنی مضبوط ہے۔ اگر اسے معلوم ہو جائے اشفاق انکل بالکل کلاش ہو گئے تھے، ان کا تمام بزنس تباہ ہو گیا، تو شاید وہ یقین نہ کر سکے۔ وہ ٹوٹ جائے گی اور میں اسے ٹوٹتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ وہ یہ کیا کہہ رہا تھا؟ یہ کیسے دھماکے تھے جو اس کے اندر ہو رہے تھے؟ اس کے اندر سرگوشیاں بڑھنے لگیں۔ میں بدصورت ہوں، بے کشش ہوں، مگر میرے ساتھ آنے والی دولت بہت کشش و طاقت رکھتی ہے۔ فریحہ کی محبت کو سینے سے لگائے صرف اور صرف دولت حاصل کرنے کے لیے مجھ سے شادی کی ہے۔ اس کی آوازیں نشتر بن کر اس کی روح میں پیوست ہو رہی تھی۔ وہ اپنی ٹوٹی بکھری غرور کی لاش کے ملغبے میں دفن ہوتی جا رہی تھی۔ آنکھوں میں اندھیرا سا جانے لگا۔ ماموں نے جو یہاں مہکار کا اکاؤنٹ کھولا ہوا تھا، وہ پیسہ بڑے ماموں پہلے ہی نکال چکے تھے۔ جب انکل بینک گئے تو انہیں اکاؤنٹ خالی ملا، کیونکہ وہ پیسہ ہمیشہ بڑے ماموں کے پاس ہی ڈرافٹ کرتے تھے اور ماموں اپنے سائن سے اسے جمع کرتے تھے۔ اس صدمے سے ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ یہ باتیں انکل نے ہسپتال میں بتائی۔ آنٹی تو موقع پر ہی ہلاک ہو گئی تھی۔ انکل ہسپتال آنے کے 1 گھنٹہ بعد ختم ہوئے تھے۔ اسی لیے میں نے شادی کا مکمل خرچہ اٹھایا تھا، تاکہ اگر دونوں دکھاوے کے لیے کچھ پیسہ لگائیں بھی تو نہ لگا سکے۔ جن کی بے حسی بے ایمانی نے انکل آنٹی کی جان لے لی، میں ان کا احسان مہکار پر کسی طرح بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ مہکار کا وجود جیسے آسمان کی بلندی سے گرتا ہوا زمین پر دور دور تک بکھرتا گیا۔ اسے اپنا دم گھٹتا محسوس ہوا، سانسیں جیسے اٹکنے لگی تھیں۔ اس میں اب مزید وہاں کھڑے رہنے کی تاب نہیں تھی۔ وہ عرش سے فرش پہ گری تھی۔ کیسے جان لیوا انکشافات تھے! وہ اپنے بے دم ہوتے قدموں پر وہ مشکل چلتی ہوئی کمرے میں آئی اور بیڈ پر گر گئی۔ مجھ بڑھیا کے لیے یہ سامان لانے کی کیا ضرورت تھی؟ نانی جان میز پر رکھے سوٹ، شال اور چپل کی طرف اشارہ کر کے بولی۔ شموئل آج ہسپتال سے شاپنگ سینٹر چلا گیا تھا۔ وہاں اس نے اپنے لیے سامان لیا، امی اور نانی کے لیے عید کی خریداری کی اور مہکار کے لیے اسپیشل شاپنگ کی تھی۔ آج 29واں روزہ تھا اور زیادہ گمان آج چاند رات ہونے کا تھا۔ نانی جان، عید تو اصل میں بوڑھوں اور بچوں کی ہوتی ہے، ہم جوانوں کا کیا ہے؟ تو سدا جوان رہے گا، کبھی بوڑھا تھوڑی ہوگا۔ وہ مصنوعی خفگی سے بولی تو وہ ہنس پڑا۔ مہکار کے لیے بھی عید کا سامان لائے یا نہیں؟ آنسا سامان سمیٹتے ہوئے بولی۔ ہاں یہ دیکھیں نا۔ وہ شاپنگ بیگ ان کی طرف کرتا ہوا بولا۔ رہنے دو، جب پہن لے گی تو دیکھ لیں گے۔ جاؤ تم بھی اب جا کر آرام کرو، آنسا بیگم نے شفقت سے کہا۔ وہ آہستہ سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ کمرے میں ٹیبل لیمپ کی مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ وہ بیڈ پر بے سود پڑی سو رہی تھی۔ اس نے رسٹ واچ دیکھی، 10 بج رہے تھے۔ وہ اتنی جلدی سونے کی عادی تو نہیں تھی، روز اس کے کمرے میں جانے کے بعد سوتی تھی۔ اس نے شاپنگ بیگ صوفے پر رکھ دیا، کچھ دیر کھڑا اس کی چادر میں لپٹے وجود کو دیکھتا رہا، پھر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھ کے وہ کچھ سوچتا رہا۔ وہ اتنی گہری نیند سونے کی عادی نہیں تھی۔ اسے اس کی طرف سے اس بے خبری کی نیند پر تشویش ہونے لگی۔ وہ ابھی بھی بیڈ پر یوں ہی کروٹ کے بل بے خبر لیٹی ہوئی تھی۔ اس نے اسے سدھارنے کے لیے 3 ماہ سے خود پر جبر کا پتھر رکھا ہوا تھا۔ وہ مستقل اس کی نگاہوں کے حصار میں رہتی تھی۔ زبان پر اس نے مشکل سے تالے ڈالے تھے، خود پر کٹھور پن اور سنگ دلی کا لیبل لگایا تھا، اور اس کے خیال کے عین مطابق مہکار اس کے رنگ میں رنگ چکی تھی۔ اسے فخر تھا اب وہ اچھی بہو، آئیڈیل بیوی کہلانے کے لائق تھی، اور کل کو یقیناً بہترین ماں بھی ثابت ہوگی۔ وہ اضطراری کیفیت میں اس کی طرف بڑھا، آہستہ سے اس کے چہرے سے چادر ہٹائی۔ اس کا چہرہ پسینے میں بھیگا ہوا تھا۔ اس نے اس کی نبض چیک کی، وہ بے ہوش تھی، ہاتھ اس کے ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ ڈاکٹر ہونے کے باوجود وہ بری طرح گھبرا گیا۔ تیزی سے کمرے سے میڈیکل باکس لایا اور اس میں سے ایک انجیکشن نکال کر
اس کے بازو میں لگا دیا، رومال سے اس کے چہرے سے پسینہ صاف کرنے لگا۔ 10 منٹ بعد مہکار نے کسمسا کر آنکھیں کھولی۔ آپ؟ قریب بیٹھے شموئل کو دیکھ کر اس نے اٹھنے کی کوشش کی۔ گھبراؤ نہیں، میں جا رہا ہوں، منہ سے لیٹے رہنے کا اشارہ کر کے بیڈ سے اٹھتا ہوا بولا، مگر آئندہ بے ہوشی کا پروگرام ہو تو انفارم ضرور کر دینا۔ وہ سنجیدگی سے بولا، پلیز مجھے معاف کر دیں، میں بہت بری ہوں، بہت بری۔ وہ بیڈ سے اتر کر شموئل کے بازو سے لگ کر بولی۔ آنسو تیزی سے اس کی آستین میں جذب ہو رہے تھے۔ کس بات کی معافی مانگ رہی ہو؟ کیا ہوا ہے؟ شموئل اس کا ہاتھ پکڑ کر بیڈ پر بٹھاتا ہوا بولا، میں نے کتنا تنگ کیا ہے آپ کو، میں سمجھ ہی نہ سکی، آپ اتنے گریٹ ہیں کہ آپ کی عظمتوں کے اعتراف کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں۔ وہ سسک رہی تھی۔ کوئی خواب دیکھ لیا ہے یا کسی روحانی بزرگ نے میرے گریٹ ہونے کا سرٹیفکیٹ دیا ہے؟ میں غلط ہوں، اس کا احساس مجھے بہت عرصہ پہلے ہو گیا تھا، مگر اپنی کم آئیگی اور آپ کی اعلیٰ ظرفی کا ثبوت مجھے کچھ دیر پہلے آپ کی نانی جان سے باتیں سن کر ہوا ہے۔ مجھے ماما پاپا نے کیوں بے خبر رکھا کہ پاپا کا بزنس؟ پلیز مہکار، اس ذکر کو ان کے ساتھ ہی دفن رہنے دو۔ میری کوشش یہی رہی تھی کہ تمہیں کسی بات کا علم نہ ہو پائے۔ اگر تم نے اب اتفاق سے سن ہی لیا ہے تو کبھی آئندہ اس موضوع کو زیر بحث نہ لانا۔ ماموں تمہیں اس سائے کمتری میں مبتلا نہیں دیکھنا چاہتے تھے اور میں بھی نہیں چاہتا۔ وہ اس کے آنسو صاف کرتا ہوا بولا، جو کچھ ہوا بھول جاؤ، میرے پاس جو بھی کچھ ہے سب تمہارا ہی تو ہے۔ اس کے بہتے آنسو اسے لمحے بھر میں موم کر گئے۔ آپ نے مجھے معاف کر دیا نا؟ وہ اس کی طرف دیکھتی ہوئی ملتجی لہجے میں بولی، ہاں، مگر ایک وعدے کے ساتھ، کبھی بھی بڑوں سے زبان چلانے کی کوشش نہ کرنا۔ وہ سنجیدگی سے بولا، میں بہت شرمندہ ہوں، اب آپ کو کبھی بھی شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ وہ اس کی انا اپنے جان نثار باوفا محبوب شوہر کے آگے دم توڑ چکی تھی۔ وہ شرمائی لے جائی نگاہیں جھکائے اس کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ نگاہوں میں چاہتوں کے دیپ جلائے اسے دیکھ رہا تھا۔ کاش تم پہلے سدھر جاتی تو یہ 10 مہینے یوں ہی بے رنگ نہیں گزرتے، یا کاش تم یہ مگرمچھ جیسے آنسو پہلے بہا لیتی تو اتنا عرصہ یوں نہ گزرتا۔ میں مگرمچھ کے آنسو بہا رہی ہوں؟ وہ حسب عادت جھٹکے سے بولی، نہیں بھائی، تم تو اپنے آنسو بہا رہی ہو، دیکھو نا کتنی کشش ہے ان آنکھوں میں سب لڑائی بھلا کر لمحے بھر میں تم سے صلح کر بیٹھا ہوں۔ وہ ہنس رہا تھا۔ باہر سے شور کی آواز آ رہی ہے، چاند نظر آ گیا ہے، مبارک ہو، میری تو واقعی کل عید ہے۔ وہ اسے بازو میں چھپاتا ہوا بولا، چلو جھٹ پٹ تیار ہو جاؤ، آج کی رات ہماری ہے، تمہیں شاپنگ کروا کر لائیں، اور ہاں، تمہیں منہ دکھائی بھی تو دینی ہے۔ اس دن مارے خوشی کے میں لانا ہی بھول گیا، اب تم اپنی پسند سے جو چاہو لے لینا۔ وہ شوخی سے اس کا چہرہ ہاتھ سے اونچا کرتا ہوا بولا۔ اس کے چہرے پر سچی خوشیوں کے رنگ جگمگانے لگے تھے۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ خوبصورت سا ناول اپنے اختتام کو پہنچا۔ امید کرتی ہوں دوسرے ناولز کی طرح یہ ناول بھی آپ کو پسند آیا ہوگا۔ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔